Hello everyone, I am Snehil and I welcome you all on this platform शिक्षा विद स्नेहिल। हम कंटिन्यू करेंगे अपने PYQs। आज लगाएंगे दिसंबर 2022 शिफ्ट 1 के PYQs और ये हम बहुत ज़्यादा सिस्टमैटिक वे में कर रहे हैं। हमारी 10 यूनिट है। मैंने पिक की है फर्स्ट यूनिट विच इज़ योर एजुकेशनल स्टडीज़, हिंदी में शैक्षणिक अध्ययन। और इस यूनिट से आज तक जितने भी आपके क्वेश्चंस आए हैं हम सारे कवर करेंगे दिसंबर 2024 से लेकर जुलाई 2018 तक। अभी तक हम 4 पेपर्स लगा चुके हैं, 1, 2, 3, 4। आज लगाएंगे दिसंबर 2022 शिफ्ट 1 का। सिर्फ PYQs नहीं लगाएंगे, साथ में उसकी थ्योरी लगाएंगे क्योंकि सेम क्वेश्चन रिपीट नहीं होता, उसका जो टॉपिक होता है वो रिपीट होता है। और आज ज़्यादा डिटेल में जो टॉपिक्स हम करेंगे वो है वैल्यूज़, आपकी यूनिट 1 में है। दूसरा नेल नॉडिंग, थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे। इसके अलावा एक आपके गैब्रियल आलमंड हैं, उन्होंने इनपुट एंड आउटपुट फंक्शंस दिए हैं, उसको थोड़ा डिटेल में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यूनिट 1। 12 क्वेश्चंस लगाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन नोन से अननोन की तरफ चलते हैं। पहले 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको थोड़े आते होंगे, बाद में ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जो आपको नहीं आते। क्वेश्चन 1 रीड करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी रिजेक्ट्स द वैदिक अथॉरिटी, यानी कि निम्नलिखित में से दर्शन शास्त्र कौन सा, कौन सा ऐसा दर्शन शास्त्र है इसमें जो किस पे, वैदिक वेदों पर आधारित नहीं है। पहला आपका है समख्य, फिर है आपका न्याय, तीसरा चारवाक और चौथा है आपका वैशेषिक। बताइए कौन सा है। मैंने बहुत बार आपको पुरानी PYQs में भी बताया है। यस, आई होप आपको आंसर पता ही चल गया होगा, चारवाक। जिसको नहीं पता है वो अब दोबारा देख ले और जिसको पता है वो रिवाइज कर ले। जो आपके इंडियन स्कूल्स हैं वो 2 पार्ट में डिवाइडेड हैं। पहला आपका ऑर्थोडॉक्स, दूसरा हेटेरोडॉक्स। ऑर्थोडॉक्स को आप क्या कहते हो, आस्तिक स्कूल, और हेटेरोडॉक्स को आप कहते हो नास्तिक स्कूल। ऑर्थोडॉक्स आपके वेदास को मानते हैं, लेकिन आपके जो हेटेरोडॉक्स हैं, ये अनास्तिक हैं, ये आपके वेदास को नहीं मानते, इन पे आधारित नहीं है। दूसरी चीज़ जो आपको याद रखनी है कि किसके कितने एग्जाम्पल्स हैं। जो आपका ऑर्थोडॉक्स है, जो वेदों पे विश्वास रखता है, उसके 6 स्कूल्स हैं फर्दर। और आपका जो हेटेरोडॉक्स है यानी कि नास्तिक, जो वेदों पर नहीं आधारित है, उसके 5 स्कूल हैं। अब एग्जाम्पल्स याद करिए। जो आस्तिक ऑर्थोडॉक्स है उसके एग्जाम्पल है न्याय, वैशेषिक, सांख्य जिसको आप समख्य भी कहते हो, योग, पूर्व मीमांसा, वेदांत, वेदांत का ही दूसरा नाम है उत्तर मीमांसा। फिर आपका आता है वो 5 जो आपके नास्तिक यानी कि ऑर्थोडॉक्स स्कूल हैं। उनके एग्जाम्पल हैं जैन धर्म, बौद्ध धर्म, आजीविका, अज्ञान और आपका चारवाक। देखिए चारवाक आपका यही लिखा है। चारवाक किस में लिखा है, ऑर्थोडॉक्स में, यानी कि जो आपका वेदों पे आधारित नहीं है। ठीक है, देखिए चारवाक क्या है, आपका नास्तिक है, वेदों पर आधारित नहीं है। तो आपका करेक्ट आंसर भी यही हो जाता है, चारवाक, क्योंकि आपसे यही पूछा था इनमें से कौन है जो रिजेक्ट करता है वैदिक अथॉरिटी, यानी कि वेदों पे आधारित नहीं है। और ये सारी चीज़ें प्लीज़ याद करते जाइए, एग्जाम के एक दिन पहले ये सब चीज़ें नहीं याद होती हैं। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सीक्वेंस द लास्ट 5 पाथ्स टू लिबरेशन अकॉर्डिंग टू बुद्धा फिलॉसफी। जो आपका बौद्ध दर्शन है उसको उन्होंने 8 फोर्ड पाथ्स दिए हैं, 8 फोर्ड पाथ्स दिए हैं लिबरेशन के। तो उसमें से आखिरी के 5 यानी कि 8, 7, 6, 5, 4 ये कौन से हैं। तो अगर आपको पहला और आखिरी पता है तो क्या पता आप निकाल लो, वैसे आपको सारे ही याद होने चाहिए। चलिए एक बार देख लेते हैं सारे क्या हैं। पहले आप ये देखिए कि 4 नोबल ट्रुथ्स क्या हैं, इससे भी क्वेश्चन आता है। 4 नोबल ट्रुथ्स आपके, पहला है कि लाइफ इज फुल ऑफ सफरिंग, दुखों से जीवन भरा है। दूसरा है सफरिंग हैज अ कॉज, हर सफरिंग का कुछ ना कुछ कारण होता है। तीसरा सेसेशन ऑफ सफरिंग, उस सफरिंग का को खत्म भी किया जा सकता है और निर्वाण हासिल किया जा सकता है, यानी मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। चौथा आपका है वे ऑफ डिस्ट्रॉइंग सफरिंग, यानी कि उस सफरिंग को, उस दुख को खत्म करने के कुछ तरीके हैं, वेज हैं, और यही जो वेज है इसी को क्या कहते हैं, 8 फोल्ड पाथ्स। यही आपसे क्वेश्चन में पूछे गए हैं कि 8 फोल्ड पाथ्स क्या हैं। और अगर आपको बुद्धिज्म में डिटेल में पढ़ना है, मैंने बहुत अच्छा वीडियो बनाया है, आप ज़रूर प्लेलिस्ट में चेक करिएगा। ये देखिए, ये हैं आपके 8 फोल्ड पाथ्स। पहला क्या है, राइट व्यू। दूसरा राइट एस्पिरेशन। तीसरा राइट स्पीच, राइट कंडक्ट, राइट लाइवलीहुड, राइट एफर्ट, राइट अवेयरनेस एंड राइट कॉन्सेंट्रेशन। तो अगर आप ध्यान दो, ये रहे आपके आखिरी 4। चलिए पहले आंसर निकाल लेते हैं, फिर मैं आपको समझाती हूँ बाकी। राइट कंडक्ट यानी कि अच्छे कर्म करना। राइट लाइवलीहुड मतलब ऐसा काम करो, ऐसा ऑक्यूपेशन लो जिससे किसी को दुख वुख ना हो, मतलब चोट वोट ना पहुंचे। राइट एफर्ट, राइट अवेयरनेस एंड राइट कॉन्सेंट्रेशन। तो चलिए निकालते हैं कंडक्ट, लाइवलीहुड। ये तो सबसे पहला आपका क्या हो जाएगा, कंडक्ट, ई वाला सबसे पहले। देखिए ई सबसे पहले 3 में है, तो यानी कि ये गलत हो गया। कंडक्ट मतलब अच्छे कर्म, उसके बाद था कि अच्छी जॉब करना, तो डी। राइट लाइवलीहुड, डी किस में है, दूसरा ये वाला, तो यानी कि ये दोनों गलत। द करेक्ट आंसर इज थर्ड।
देखिए इसमें कुछ अब आपको आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता है, तो इस सीक्वेंस आपको याद करना पड़ेगा। लेकिन सबका क्या मतलब है वो मैं आपको एक बार बहुत ब्रीफली समझा दे रही हूँ। डिटेल में पढ़ना है तो आप पुराना वीडियो ज़रूर देखिए। अब ये देखिए पहले के जो 2 हैं इनको बोला गया है, इनको डिवाइड किया है विजडम कैटेगरी में, क्योंकि ये नॉलेज से रिलेटेड है। फिर आपके ये जो 3 आते हैं, अच्छा बोलो, अच्छे कर्म करो और अच्छी जॉब करो, ठीक है। देखो राइट स्पीच, राइट एक्शन एंड राइट लाइवलीहुड, ये आपके आते हैं मोरल डिसिप्लिन में, यानी कि आप मतलब क्या करना चाहिए। मोरालिटी यही तो होता है क्या, जैसे आप स्टोरी के एंड में मोरल पढ़ते हो कि हमें इससे ये शिक्षा मिलती है, मतलब हमें ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए, तो वो यही बता रहे हैं। ये 3 थर्ड फोर्थ फिफ्थ आपको यही बता रहे हैं कैसा करना चाहिए, तो ये मोरल डिसिप्लिन में आते हैं। आखिरी के जो 3 है, राइट एफर्ट, राइट अवेयरनेस एंड राइट कॉन्सेंट्रेशन, ये आपके आते हैं मेंटल डिसिप्लिन में, क्योंकि ये सारी चीज़ें किससे रिलेटेड है, अपने माइंड को कंट्रोल करने से, ठीक है। देखिए यही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी, विजडम को पना भी कहते हैं, कॉन्सेंट्रेशन आपका समाधि ये वाला, फिर शिला आपका मोरालिटी, ठीक। तो आप सबको थोड़ा थोड़ा सा आप देख भी लो, हिंदी में भी यहाँ पर है। देखिए इनको मैंने, और देखिए इस आपके फिलॉसफी में होता क्या है, एक टर्म जो होता है ना उसके कई नाम होते हैं। जैसे आप देखो विजडम मतलब नॉलेज होता है, तो आपके पेपर में इंटेलिजेंस वर्ड से भी आ सकता है, अंडरस्टैंडिंग भी इसकी जगह लिख के आ सकता है। वैसे शिला भी लिख कर आ सकता है, शिला की जगह एथिकल कंडक्ट या मोरल डिसिप्लिन या मोरल कंडक्ट आ सकता है। तो इसलिए मैंने सारे नाम लिख दिए हैं, जिससे भी आ सकता है, याद करना देखिए आपका काम है, ठीक। अब जैसे कि आपका जो आंसर आया था यहाँ पे देखिए, ये था 4th से स्टार्ट था, राइट कंडक्ट मतलब क्या होता है कि आपको अच्छे कर्म करने हैं। फिर आपका 5वां राइट लाइवलीहुड, यानी कि अच्छी जॉब्स करनी, ऐसा ऑक्यूपेशन करना है जिससे किसी को दुख हो के चोट ना पहुंचे। ऐसा नहीं कि तुम भाई वेपन्स बेच रहे हो या अल्कोहल बेच रहे हो या फिर जानवरों को नुकसान पहुंचा रहे हो, नहीं। राइट एफर्ट क्या होता है कि अब आपको ना, अब देखो ये कंट्रोल वाला आ गया, अब यहाँ से कंट्रोल वाला स्टार्ट हो गया यहाँ से। अब यहाँ पे आपको ना अपने सेंसेस को कंट्रोल करना है कि आपके गंदे थॉट्स ना आए, आप सिर्फ पॉजिटिव चीज़ें सोचो। इसके बाद अब आपका आता है राइट अवेयरनेस, आपको ना बहुत अवेयर रहना है, माइंडफुल रहना है कि आपके आसपास क्या हो रहा है, अपनी बॉडी में क्या हो रहा है, अपने थॉट्स के बारे में अवेयर रहना है। क्या मुझे गंदे ख्याल आ रहे हैं, क्या मुझे किसी को मारने के ख्याल आ रहे हैं, क्या मुझे किसी के संग लड़ाई करने के ख्याल आ रहे हैं। तो आपको अवेयर रहना है कि एक्चुअली मैं सोच क्या रहा हूँ, तभी तो आप कंट्रोल करोगे अपने माइंड को। देन 8th आपका राइट कॉन्सेंट्रेशन मेडिटेशन, यहाँ पे आपको बोला गया है कि आपको क्या पीस हासिल करने के लिए फोकस करना सीखना पड़ेगा, मेडिटेट करना सीखना पड़ेगा, ठीक है। सबके बारे में मैंने आपको बुद्धिज़्म वाले थ्योरी वीडियो में बहुत अच्छे से बताया। अगर समझना चाहते हो तो उसे ज़रूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में भी मैं आपको लिंक दे दूंगी। देखिए इस पिक्चर में भी आप याद कर सकते हैं, पहला राइट व्यू, दूसरा राइट इंटेंशन, तीसरा राइट स्पीच, चौथा राइट एक्शन। प्लीज़ वीडियो देखा करिए, याद कर लिया करिए ये सब। 5वां राइट लाइवलीहुड, छठा राइट एफर्ट। अब यहाँ देखिए 7वां ऊपर लिखा है, ये मैंने इंटरनेट से पिक्चर ली है। 7वां राइट माइंडफुलनेस और 8वां आपका है राइट कॉन्सेंट्रेशन या फिर जिसे आप कहते हो मेडिटेशन, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि मैं आपको पहले से ये चीज़ें पढ़ा चुकी हूँ। नए कॉन्सेप्ट्स की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 3 रीड करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नॉट करेक्ट, कौन कौन से गलत लिखे हैं। जैसे कि पहला है सामाजिक परिवर्तन एक स्थानीय परिघटना है, यानी कि सोशल चेंज एक लोकल फिनोमेना है, बिल्कुल गलत है। अब समाज में परिवर्तन या सोशल चेंज ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ दिल्ली में आ रहा है, उत्तर प्रदेश में नहीं आ रहा, बेंगलोर में नहीं आ रहा, पुणे में आ रहा है लेकिन मुंबई में नहीं आ रहा, ऐसा तो नहीं है ना। लोकल फिनोमेना नहीं है, समाज में परिवर्तन हर जगह आ रहा है, तो वो एक ग्लोबल फिनोमेना है। तो ये करेक्ट है, ये आपका गलत हो गया। समाज में परिवर्तन हर जगह हो रहा है, ऐसा थोड़ी यहाँ हो रहा है वहाँ नहीं हो रहा, हर जगह हो रहा है। सो इट इज़ नॉट अ लोकल फिनोमेना, इट इज़ अ ग्लोबल फिनोमेना। अगला क्या है, स्पीड ऑफ सोशल चेंज रिमेन्स यूनिफॉर्म, मतलब जिस गति से, ठीक है, जिस गति से समाज में परिवर्तन आ रहा है वो यूनिफॉर्म है, यानी कि वो एक जैसी है, उसमें कोई अंतर नहीं है। ये तो बिल्कुल गलत है, ऐसा थोड़ी है। हर जगह समाज में परिवर्तन एक स्पीड से थोड़ी आ रहा है, कभी तेज़ होता है कभी धीरे होता है। जैसे अगर आप कोरोना का टाइम याद करो, हमारा एजुकेशन सिस्टम इतने सालों से कोशिश कर रहा था कि बच्चों को ऑनलाइन एजुकेशन आ जाए, समाज में परिवर्तन आए, तो पहले धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा था, लेकिन जैसे कोरोना आया उसके बाद ऑनलाइन एजुकेशन ऐसे बूम हुई कि क्या ही कहना, सब झट से सीख गए ना। तो यहाँ पे देखो सोशल चेंज एकदम से कितना तेज हो गया है ना। तो सोशल चेंज की जो स्पीड होती है वो सेम नहीं होती है, ठीक है। स्पीड ऑफ सोशल चेंज इज नॉट यूनिफॉर्म, और ये लोग कह रहे हैं यूनिफॉर्म, तो ये आपका ही गलत हो गया। तीसरा क्या है, सोशल चेंज
अकर्स एज एन एसेंशियल लॉ। मतलब सोशल चेंज होना, समाज में परिवर्तन होना बहुत ज़रूरी है, बहुत अत्यावश्यक नियम है। बिल्कुल सही है। अगर समाज में बदलाव नहीं आएंगे तो समाज चल ही नहीं पाएगा, उसकी स्टेबिलिटी चली जाएगी, ठीक है, उसकी प्रोग्रेस रुक जाएगी। तो इसलिए समाज में सोशल चेंज होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप चाहते हो समाज हमेशा प्रोग्रेस करे तो हमेशा समाज में परिवर्तन आता रहना चाहिए, सोशल चेंज होता रहना चाहिए। इसलिए यस, वो एक एसेंशियल लॉ है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सो करेक्ट। डी है डेफिनेट प्रिडिक्शन, मतलब आप सही सही बता दो कि सोशल चेंज डेफिनेट प्रिडिक्शन ऑफ सोशल चेंज इज नॉट पॉसिबल। बिल्कुल करेक्ट। क्या आप सही सही प्रिडिक्ट कर सकते हो, सही सही भविष्यवाणी कर सकते हो कि सोशल चेंज कब होगा, कहाँ होगा, कितनी स्पीड में होगा, कितनी देर के लिए होगा? नहीं बता सकते ना। तो आप ये वर्ड डेफिनेट देख रहे हो, डेफिनेट वर्ड बिल्कुल सही लिखा है कि हाँ, हम कभी भी डेफिनेट एकदम सही सही सटीक सटीक भविष्यवाणी प्रिडिक्शन नहीं कर सकते कि सोशल चेंज कब होगा, कब नहीं होगा, या कुछ भी। सो बिल्कुल करेक्ट बात बोली जा रही है, हम नहीं प्रिडिक्ट कर सकते भाई। सो द करेक्ट आंसर आप देखिए क्या हो गया आपका। आपसे पूछा गया है कि कौन सा गलत है, तो गलत आपका कौन सा है? ए एंड बी। सो द करेक्ट आंसर इज फर्स्ट, ए एंड बी। अभी हमारी ऐसे रिकॉर्डेड क्लासेस में अपलोड करती हूँ, बट मई के अराउंड मैं लाइव क्लासेस भी लूँगी। सो प्लीज़ कनेक्टेड रहिएगा, तब करेंगे हम लाइव क्लासेस भी। अभी थोड़ा इनसे काम चलाइए। थर्ड क्वेश्चन आपका हो गया है। फोर्थ पे आते हैं, वैल्यू पे क्वेश्चन है। इसको बहुत डिटेल में मैं आपको नई नई चीज़ें इसमें बताने वाली हूँ। सो आपको बताना है कौन से इसमें ऐसे स्टेटमेंट्स या कथन हैं जो सच हैं, ट्रू हैं इन रिलेशन टू वैल्यूज। पहला दिया गया है, द टर्म वैल्यू इज डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड वेलेर। बिल्कुल करेक्ट है। ये जो वर्ड वैल्यू है वो आपका कहाँ से आया है? एक लैटिन वर्ड से आया है जिसका नाम है वेलेर। बिल्कुल करेक्ट है। देन सेकेंड क्या है? जो वैल्यू है इज डिफाइंड एज एन एंड्यूरिंग बिलीफ अबाउट द वे थिंग्स शुड बी डन और अबाउट द एंड्स वी डिजायर। देखिए आप ध्यान से पढ़ो, बिल्कुल सही कह रहा है। वैल्यू क्या होता है? वैल्यू हमारा एक बिलीफ होता है ना कि हाउ द वे थिंग शुड बी डन, यानी चीज़ें कैसी होनी चाहिए। अब जैसे मान लीजिए मेरी फैमिली ने मुझे वैल्यू दी है, क्योंकि वो बिलीफ रखते हैं, वो मानते हैं कि हमें हमेशा ना ऑनेस्ट होना चाहिए, हमें ना झूठ नहीं बोलना चाहिए, ऐसे ही चीज़ें होनी चाहिए। दिस इज द वे थिंग्स शुड बी डन, ऐसे ही चीज़ें होनी चाहिए। इंसान को हमेशा ऑनेस्ट ही होना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, है ना। तो यही तो होती है वैल्यू कि आपका एक बिलीफ है कि ये चीज़ ऐसे ही हो, ऐसे ही करनी चाहिए, यही मेरे जीवन का सिद्धांत है। तो बिल्कुल करेक्ट लिखा है कि वैल्यू एक तरह का बिलीफ है जिसमें हम मानते हैं कि ये चीज़ ऐसे ही करो। दोनों करेक्ट है। आगे चलते हैं। सी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली एनिशिएट्स द वैल्यू ऑफ जस्टिस, लिबर्टी, इक्विटी, इक्वालिटी एंड ब्रदरहुड इन इट्स प्रियम्बल। अगर आप अभी मैं आपके सामने प्रियम्बल खोलूंगी, देखते हैं उसमें क्या ये 5 वैल्यूज लिखी हैं कि नहीं लिखी हैं। देखिए हमारे में सिर्फ 4 वैल्यूज लिखी हैं। अगर आप ध्यान से देखो कौन कौन सी हैं? जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी। अब फ्रैटर्निटी को आप और क्या बोल देते हो? ब्रदरहुड, ब्रदरहुड, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखो कहीं पे भी इक्विटी वर्ड नहीं लिखा है, लेकिन आपके क्वेश्चन में यहाँ पर देखिए इक्विटी वर्ड दे दिया। सो इसकी वजह से आपका ये सी स्टेटमेंट गलत हो जाता है। आई होप आपको डिफरेंस पता होगा इक्विटी एंड इक्वालिटी में। इक्वालिटी होता है कि सबको बराबर दे दो, ठीक है। इक्विटी होता है नीड के अकॉर्डिंग दो, नीड के अकॉर्डिंग। एक तो आपने वो बॉक्स वाला एग्जाम्पल तो बहुत बार देखा होगा कि एक दीवार है, सबको बराबर बॉक्स दे दिए। एक है कि जिसको जितनी ज़रूरत थी उतने बॉक्स दे दिए। या फिर एक दूसरा एग्जाम्पल आज मैं लेती हूँ। जैसे मान लीजिए मेरे पास एप्पल्स हैं, 3 एप्पल्स हैं, ठीक है। एक मेरे पास यहाँ पे आप समझ लीजिए 3 लड़कियाँ भी हैं। अब इक्वालिटी क्या होगी कि मैं तीनों को एक एक एप्पल दे दूँ। इक्वालिटी हुई कि तीनों को एक एक एप्पल दे दूं। लेकिन अगर मैं इक्विटी की बात कर रही हूं तो मैं नीड के अकॉर्डिंग दूंगी। मान लीजिए ये वाली हमारी जो लड़की थी, इसने ना 2 से 3 दिन तक कुछ नहीं खाया था। ये लड़की कह रही है मेरा तो पेट गले तक भरा है, इसको ना कुछ भी खाने का मन नहीं है। ये कह रही है कि ठीक है मुझे थोड़ी थोड़ी भूख है, मतलब थोड़ा थोड़ा खा लूंगी। तो अगर आप नीड के अकॉर्डिंग दोगे तो आप कहोगे ऐसा करती हूँ 2 सेब मैं किसे दे देती हूँ? इस लड़की को जिसने 2 दिन से नहीं खाया है, ठीक है। और आधा आधा मैं किसको दे देती हूँ? इसको, और इसको बहुत ही कम दे दूंगी क्योंकि इसका पेट भरा है, खाएगी उल्टी हो जाएगी इसे तो, ठीक है। तो आप नीड के अकॉर्डिंग जब दिया तो वो होती है इक्विटी। लेकिन सबको बराबर दे दिया इररिस्पेक्टिव किसकी क्या जरूरत है क्या नहीं है, बस दे दिया सबको बराबर, वो क्या होता है आपका? इक्वालिटी।
सो आई होप ये डिफरेंस समझ आ गया होगा। सो अभी तक हमारा फर्स्ट ए बी करेक्ट था, सी गलत हो गया था क्योंकि इसमें इक्विटी वर्ड आ गया था, जबकि हमारे प्रियम्बल में इक्विटी वर्ड नहीं है। डी पढ़ते हैं क्या है। द पार्लियामेंट्री कमिटी इन फेब 1999 आइडेंटिफाइड 5 कोर यूनिवर्सल वैल्यूज, ट्रुथ, राइटियस कंडक्ट, पीस, लव एंड नॉन वायलेंस। बिल्कुल करेक्ट है। अब इसके बारे में और पढ़ो कि इससे अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बन सकता है आपके फ्यूचर में। तो एक पार्लियामेंट्री कमिटी बनी थी, किसके बारे में, किसके बारे में, वैल्यू एजुकेशन के बारे में। उसके चेयरमैन कौन थे, आपके मिस्टर एस बी शावन। और ये कमिटी कब बनी थी, फरवरी 1999 में बनी थी। और इसने 5 कोर यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स दिए थे। क्या दिए थे, 5 कोर यूनिवर्सल वैल्यूज दी थी। वो 5 वैल्यू क्या थी, देखिए आप खुद ही देखो, वैल्यू एजुकेशन पे बना रहे हैं तो उन्होंने एक तरह से अपनी कोर वैल्यूज दे दी कि ये 5 वैल्यू डेवलप करना तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या क्या वैल्यू है, ट्रुथ, राइटियस कंडक्ट, पीस, लव एंड नॉन वायलेंस। अब ये क्वेश्चन तो आ चुका है। अब अगला क्वेश्चन बन सकता है जो इन्होंने एक्स्ट्रा बात की है उससे। अब इन्होंने ये भी बोला कि ये जो 5 वैल्यूज है ना, वो हमारी किससे जुड़ी हुई हैं, 5 मेजर एरियाज ऑफ ह्यूमन पर्सनालिटी। जैसे मैं एक इंसान हूँ, मेरे ऐसा तो है नहीं कि मेरी बॉडी है, फिजिकल थोड़ी हूँ मैं, मेरा दिमाग भी है इंटेलेक्चुअल, मेरे इमोशंस भी हैं, मेरी कोई साइकोलॉजी भी है, मेरा कोई स्पिरिचुअल एस्पेक्ट भी होगा कि मेरी धारणा किसके लिए है, मतलब मैं किसको मानती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे यही बोला गया कि जो 5 कोर यूनिवर्सल वैल्यूज हैं वो किससे जुड़ी हुई हैं, हमारी 5 ह्यूमन पर्सनालिटी के एरियाज। अब वो एरियाज क्या है, इंटेलेक्चुअल, फिजिकल, इमोशनल, साइकोलॉजिकल एंड स्पिरिचुअल। फिर फर्दर बोला कि ये जो 5 एरिया है ह्यूमन पर्सनालिटी के, वो किससे जुड़े हुए हैं, या फिर आप बोल दो डायरेक्ट इसको कि 5 वैल्यूज, दीज वैल्यूज किससे कोरिलेट करती हैं, 5 मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन से, ठीक है। तो वो क्या है, नॉलेज, स्किल, बैलेंस, विजन एंड आइडेंटिटी। सो आई होप इतना समझ आया है कि ये जो 5 आपकी वैल्यूज हैं ये आपकी 5 ह्यूमन पर्सनालिटी से भी जुड़ी है। ये एरो थोड़ा गलत बन गया है, ये एरो यहाँ होना चाहिए, ये एरो यहाँ होना चाहिए। और यही 5 वैल्यूज आपकी किससे जुड़ी हुई हैं, ये 5 ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन, यानी कि जब हम एजुकेशन दे रहे हैं बच्चे को तो हमारे ये ऑब्जेक्टिव होने चाहिए, क्या, नॉलेज, स्किल, बैलेंस, विजन एंड आइडेंटिटी। सो आई होप ये आपको समझ आ गया है। अब क्वेश्चन बन सकता है तो इससे बन सकता है थोड़ा एक्स्ट्रा, क्योंकि ये तो आ चुका है ना, ये सेम थोड़ी दे देंगे, दे भी सकते हैं लेकिन काफ़ी कम चांसेस है। चलिए वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे। सो हमारा डी इज ऑल्सो करेक्ट। अब आखिरी पढ़ लेते हैं, वैल्यूज कैन ओनली बी टॉट एट स्कूल लेवल। बिल्कुल गलत है। अब आपका जो वैल्यू है, आपके जो मूल्य डेवलप हो रहे हैं, सिर्फ स्कूल में थोड़ी डेवलप होते हैं, घर में भी तो हमें सिखाया जाता है कैसे रहना है, कैसे नहीं रहना है। हमारे दोस्त कई चीज़ें हमें सिखा जाते हैं, हमारे आस पड़ोसी वाले कई चीज़ें सिखा जाते हैं, टीवी मीडिया हमें सिखा देती है। तो जो वैल्यूज़ हैं सिर्फ स्कूल डेवलप नहीं करता है, ठीक है। सो ये गलत हो गया। हमसे पूछा जा रहा है कौन से ट्रू हैं, तो ट्रू कौन सा है, ए, बी एंड डी। सो राइट आंसर इज सेकंड, ए, बी, डी। लेकिन अब थोड़ा सा और देखिए, क्योंकि वैल्यू से क्वेश्चन आया है तो जितना भी प्रियम्बल से क्वेश्चन बन सकता है हम सारा कवर करेंगे। अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ नीचे भी देखिए कुछ लिखा है, तो ये ना अमेंडमेंट्स लिखे हैं। हमारे प्रियम्बल में भी कुछ संशोधन किए गए हैं, अमेंडमेंट्स किए गए हैं। वो क्या हैं, चलिए वो देखते हैं। उससे पहले थोड़ा सा बेसिक 2-3 डिटेल्स और ध्यान दीजिएगा। कॉन्स्टिट्यूशन डे, जिसे हम कहते हैं संविधान दिवस या लॉ डे, ये कब मनाया जाता है, 26 नवंबर को बनाया जाता है। ये चीज़ दिखाता है कि हमने इस दिन अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अपनाया था। 26 नवंबर को ही हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अपनाया था। लेकिन किस ईयर को एग्जैक्टली अपनाया था, 1949, यानी कि 26 नवंबर 1949 को हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन, अपने संविधान को अपनाया, ठीक है, अडॉप्ट किया। इसीलिए 26 नवंबर को हम किस रूप में बनाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन डे या संविधान दिवस के रूप में। लेकिन अडॉप्ट किया था इस डेट को हमने, फोर्स कब किया, यानी कि लागू कब किया, लागू किया था जनवरी 26, 1950, यानी 26 जनवरी जो रिपब्लिक डे होता है वही चीज़, उसी दिन हमने लागू किया था अपना। अगर आप देखो प्रियम्बल में एक वर्ड भी आता है रिपब्लिक, है ना, तो आप समझ रहे हैं उसी दिन लागू किया, 26 जनवरी 1950 को, रिपब्लिक डे के दिन। लेकिन ये डिसीजन कि चलो हम लोग 26 जनवरी को कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में मनाएंगे, ये डिसीजन लिया गया 19 नवंबर 2015 में, यानी कि ऐसे 8-9 साल पहले, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, अडॉप्ट कब किया, 26 नवंबर 1949, लागू कब किया, फोर्स कब किया, 26 जनवरी 1950। लेकिन ये डिसीजन कि 26 जनवरी को हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में बनाएंगे, ये कब डिसाइड किया, 19 नवंबर 2015 को, ठीक है। इसके अलावा
जो फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो कहलाते हैं B.R. अम्बेडकर जी। सबको पता होगा इतना तो कि क्यों, क्योंकि ये जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था उसकी जो ड्राफ्टिंग कमिटी थी उसके चेयरमैन कौन थे? B.R. अम्बेडकर जी ही थे। अब आते हैं अपने संशोधन या फिर बोले हम अमेंडमेंट्स पे। 1976 में ना अमेंडमेंट हुआ था, उसका नंबर था 42nd अमेंडमेंट। इस अमेंडमेंट को पता है क्या बोला जाता है? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। क्यों? क्योंकि इस टाइम ना बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे संशोधन किए गए थे, अमेंडमेंट किए गए थे, चेंजेस किए गए थे, इसीलिए इसको खुद में बोला गया ये तो खुद का ही एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बन गया। इसी में हम पढ़ते हैं कि एजुकेशन जो है वो स्टेट लिस्ट से कौन सी लिस्ट में चली गई थी? कंकरेंट लिस्ट में। कंकरेंट पहले स्टेट लिस्ट मतलब कि एजुकेशन से रिलेटेड सारे डिसीजन सब स्टेट वाले अपने हिसाब से लेंगे, लेकिन 1976 42nd अमेंडमेंट के बाद जब कॉन्करेंट लिस्ट में चली गई आपकी एजुकेशन, तो इसका मतलब है जब एजुकेशन की बात होगी तो स्टेट भी अपनी बात रखेगा और जो सेंटर यानी कि आपकी जो यूनियन गवर्नमेंट है वो भी अपनी बात रखेगा। मतलब दोनों लोगों की चलेगी, दोनों लोग अपने व्यूज़ देंगे, दोनों लोग मिलकर काम करेंगे एजुकेशन के लिए। ठीक है, अब अमेंडमेंट देखते हैं। इसी 42nd 1976 में 2 अमेंडमेंट हुए। पहला जो अमेंडमेंट हुआ वो ये है, सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। इसको हटा कर ना इन्होंने एक नया टर्म लिया है। नया टर्म क्या, बस इसमें 2 और ऐड कर दिए थे। देखिए यहाँ पे देखिए, पहले सिर्फ था सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, लेकिन जब अमेंडमेंट हुआ तो ये 2 शब्द और ऐड हो गए, सोशलिस्ट एंड सेक्युलर। इसके अलावा दूसरा अमेंडमेंट था, पहले सिर्फ लिखा होता था हमारे प्रिएम्बल में यूनिटी ऑफ नेशन, ठीक है, एकता हमारे नेशन की, लेकिन बाद में एक नया वर्ड ऐड हो गया, क्या? इंटीग्रिटी, ये ऐड हो गया। ठीक, चलिए अब इनको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं और इन सारे शब्दों का क्या मतलब है ना वो भी आपको पता होना चाहिए। तो बिफोर द अमेंडमेंट, जब तक अमेंडमेंट नहीं हुआ था तब तक ये बस ये 3 थे, सोवरेन डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। सोवरेन मतलब क्या होता है कि हमारी इंडिया ना एकदम फ्री और इंडिपेंडेंट है, अब बाहर वालों की हम पे नहीं चलेगी, कोई एक्सटर्नल अथॉरिटी हम पे दिखाना चाहे तो वो नहीं दिखा सकता, हम बिल्कुल आज़ाद हैं, फ्री हैं, हम अपने खुद लॉज बनाते हैं और खुद चीज़ें डिसाइड करते हैं, हमें किसी और के इंटरफेरेंस की ज़रूरत नहीं और ना कोई हम पे इंटरफेरेंस कर सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं, टांग नहीं अड़ा सकता हमारे कामों में। दूसरा डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक तो आपको पता है हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है, हमारे यहाँ खुद लोग इलेक्ट करते हैं अपना रिप्रेजेंटेटिव, अपना लीडर, अपनी गवर्नमेंट हम खुद इलेक्शन के थ्रू क्या करते हैं? चूज करते हैं। रिपब्लिक वर्ड क्या है? रिपब्लिक वर्ड मतलब पहले क्या होता था, हेरिडिटरी मोनार्क होते थे, यानी कि राजा का बेटा हुआ, फिर वो राजा बन गया, उसका बेटा बना, फिर वो राजा बन गया, एंड सो ऑन। अब ऐसा नहीं है, अब हम अपना हेड यानी कि जैसे हमारा प्रेसिडेंट है हम खुद इलेक्ट करते हैं, मतलब डायरेक्ट नहीं करते लेकिन फिर भी लोगों की कहीं ना कहीं राय होती है ना कि हमने इलेक्ट किया, फिर वहाँ आगे इलेक्शन हुए। तो अब ऐसा नहीं है कि ब्लड लाइन वाला वो नहीं है कि लीनिएज नहीं है कि उसका बेटा ही बनेगा, उसका ही बेटा बनेगा, नहीं, हम खुद इलेक्ट करते हैं अपना हेड। आगे चलते हैं, लेकिन संशोधन के बाद 2 शब्द क्या ऐड हो गए? सोशलिस्ट एंड सेक्युलर। सेक्युलर वर्ड भी आपको पता ही होगा कि जो हमारा स्टेट है यानी हमारी जो गवर्नमेंट है वो बिल्कुल न्यूट्रल रहेगी इन द मैटर्स ऑफ रिलीजन, यानी जब धर्म की बात आएगी उसकी अपनी कोई राय नहीं होगी, मतलब ना वो किसी को फेवरेट मानेगा, सपोर्ट करेगा, ना किसी के अगेंस्ट जाएगा या डिस्क्रिमिनेट करेगा। ठीक है, वो बिल्कुल न्यूट्रल रहेगा, सबके लिए बराबर है। ऐसे सोशलिस्ट क्या था? सोशलिस्ट में ये था कि जब ये संशोधन किया गया उस टाइम बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक इनइक्वालिटी थी, मतलब कोई बहुत ज़्यादा वेल्दी है, पैसे वाला, कोई बहुत गरीब है। तो सोशलिस्ट में यही है कि हम क्या करेंगे, ये जो इनइक्वालिटी है पैसों का, ये कोई बहुत ज़्यादा गरीब कोई बहुत ज़्यादा अमीर, ये एलिमिनेट करेंगे, ये ख़त्म करेंगे। हम ये सोशल वेलफेयर जस्टिस लाएंगे तो, लेकिन याद रखेंगे कि हमारी इकोनॉमी कैसी है, हमारी पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर दोनों साथ में एग्जिस्ट करें। पब्लिक भी रहे, पब्लिक मतलब जो गवर्नमेंट वाला सेक्टर है वो भी रहे, और प्राइवेट सेक्टर्स दोनों एक साथ थ्राइव करें, दोनों एक साथ को एग्जिस्ट करें। ये माइंड में रखते हुए हमें सोशल वेलफेयर और जस्टिस लानी है। और ये सब चेंजेस हुए क्यों, क्या ज़रूरत पड़ी कि इतना सेकुलर वर्ड डालना ही पड़ा? क्योंकि ये तब हुआ क्योंकि जब इमरजेंसी आई थी प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के टाइम, तब ज़रूरी हो गया कि हम ये सेकुलर ये सब वर्ड्स अपने प्रेम्बल में ऐड करें कि जनता जो कि गवर्नमेंट जो है वो न्यूट्रल है रिलीजन को लेकर, उसका कोई मतलब ऐसा नहीं है कि किसी को फेवरेट माने या किसी के अगेंस्ट जाए। ठीक है, अब सेकेंड अमेंडमेंट क्या था? यूनिटी वर्ड के साथ एक नया वर्ड क्या ऐड कर दिया? इंटीग्रिटी। यूनिटी आपको पता ही है क्या है कि जित हमारे इंडिया बहुत डाइवर्सिफाइड है ना, अलग अलग रिलीजन है, कल्चर है, कम्युनिटी है, तो सब मिल के हारमोनी के साथ रहे, पीसफुली रहे, प्यार से रहें, ये यूनिटी, एकता के साथ रहें, है ना। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, यूनिटी एकता रहे। इंटीग्रिटी वर्ड क्या है? ये आप समझ लीजिए कंट्री की फिजिकल टेरिटरी से रिलेटेड है। अब जैसे हमारी इंडिया है, फॉर एग्जाम्पल इंडिया है,
अब इंडिया को क्या क्या खतरा है, मान लीजिए कोई एक्सटर्नल एग्रेशन हो गया, मान लीजिए बाहर से लोग हमला कर रहे हैं, हमारी इंडिया का ये टुकड़ा लेना चाहते हैं, ये कश्मीर लेना चाहते हैं, ठीक है। और इंटरनल एग्रेशन क्या हो सकता है, इंटरनल मूवमेंट क्या हो सकता है, जैसे आपने खालिस्तान सुना होगा कि पंजाब को अलग करना चाहते हैं, सिख होमलैंड अपनी अलग बनाना चाहते हैं, है ना। तो इन सारी चीज़ों से बचाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपनी इंडिया की जो फिजिकल टेरिटरी है, ये जो लैंड है, इसको बचा के रखें एक्सटर्नल खतरों से और इंटरनल खतरों से, खालिस्तान वगैरह। ये बहुत ज़रूरी था, इसलिए हमने वर्ड इंटीग्रिटी डाला, ठीक। फिर इसके बाद यही चीज़ आपको हिंदी में दी है, और ये सब तो मैंने बता दिया आपको, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। अब यहाँ जस्टिस देखिए, जस्टिस कितने टाइप की बताइए। अगर आप अपना प्रियम्बल देखो तो जस्टिस कितने टाइप के, क्वेश्चन इससे भी आ सकता है, जस्टिस कितने टाइप के, एक कोई गलत लिख देंगे, बोलेंगे बताओ कौन से टाइप की है। तो जस्टिस सोशल है, इकोनॉमिकल है एंड पॉलिटिकल है। लिबर्टी कितने टाइप की, थॉट की है, मतलब जैसा विचार रखना है रखो, एक्सप्रेशन जैसा आप चाहो तो एक्सप्रेस कर सकते हो, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। आपकी इक्वालिटी, आपकी जो समानता या समता है, वो कितने टाइप की है, स्टेटस की भी होगी, अपॉर्चुनिटी की भी होगी। तो ये याद रखिएगा टाइप सबके। फ्रैटर्निटी क्या है, फ्रैटर्निटी आपका ब्रदरहुड है, भाईचारा, ठीक है। आई होप ये वैल्यूज़ वाला पार्ट आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अब अगर वैल्यूज से क्वेश्चन उठता है यहाँ कहीं से तो आप कर पाओगे, ठीक है। क्वेश्चन 5 रीड करते हैं। Which of the following perspective examines how family members and intimate couples interact on daily basis and arrive at shared understanding of their situation? इसको हिंदी में अगर आप समझो तो यही है ना कि इनमें से कौन सा ऐसा दृष्टिकोण है जो ये कह रहा है कि कैसे फैमिली मेंबर्स और इंटीमेट कपल्स इंटरैक्ट करते हैं एक दूसरे से डेली और अपनी एक शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग बनाते हैं सिचुएशन के बारे में या किसी सोसाइटी के बारे में। अब आपको मान लीजिए इन चारों ऑप्शन का डिटेल नहीं पता, कॉमन सेंस लगाओ तो यहाँ पे किस पे फोकस किया जा रहा है कि कैसे इंटरैक्ट करते हैं। और आप अगर यहाँ ध्यान दो, सोशल इंटरैक्शन, तो ये इसी थ्योरी में बात की जाती है कि कैसे लोग आपस में इंटरैक्ट करके अपनी एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग बना रहे हैं सोसाइटी के बारे में। वो क्या है, आपका सोशल इंटरैक्शन पर्सपेक्टिव। सो द करेक्ट आंसर इज दिस। लेकिन बाकी सब फैमिली को लेके क्या कहते हैं, ये अब आप थोड़ा सा समझ लीजिए, क्योंकि सब अपना कुछ ना कुछ दृष्टिकोण रखते हैं अलग अलग चीज़ों के बारे में। जैसे फैमिली पर्टिकुलरली बात करो तो कॉन्फ्लिक्ट ने फैमिली के बारे में क्या बोला, फंक्शनल थ्योरी ने फैमिली के बारे में क्या बोला, तो ये अब एक बार देख लीजिए। पहले इसी को स्टार्ट करते हैं। जो आपकी सोशल इंट्रैक्शन थ्योरी पर्सपेक्टिव है, ये आपका आया कहाँ से है, सिंबॉलिक इंट्रैक्शनिज्म से आया। मैंने आपको बताया ना, जितनी भी सोशोलॉजिकल थ्योरी हमारी हैं, मतलब वैसे तो डिवाइड करा था मैंने, जितनी क्लासिकल थ्योरीज हैं आपकी, क्लासिकल थ्योरीज वो 3 में डिवाइडेड है। एक आपका क्या है, कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी है, एक आपका स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म है और एक आपका सिंबॉलिक इंट्रैक्शनिज्म। अगर आप देखो वही तीनों यहाँ पर दी गई हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला, सोशल इंटरेक्शन थ्योरी। इसमें यही बताया जाता है कि सिंबल्स एंड लैंग्वेज का क्या रोल होता है, क्या करने में, एक शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग बनाने में हमारी सोशल रियलिटी का। लैंग्वेज मतलब लैंग्वेज होगी तो आप क्या कर पाओगे, कन्वर्सेशन कर पाओगे, कम्युनिकेट कर पाओगे। सिंबल्स का क्या मतलब है, ये जो आप देख रहे हो, ये जो वर्ड लिखा है सोसाइटल, स्टेबिलिटी एंड, ये सब सिंबल्स ही तो हैं। ABCDEFG सिंबल्स ही तो हैं। अगर ये सिंबल्स नहीं हो तो क्या मैं आपसे कम्युनिकेट कर पाती। अभी मैं जो बोल रही हूँ ये सब क्या है, शब्द है, कम्युनिकेशन, लैंग्वेज है। आप ये देख पा रहे हो, ये सिंबल्स है। अगर ये चीज़ें नहीं होती तो हम दोनों आपस में इंटरेक्ट करते, मैं और आप नहीं करते। हम इंटरेक्ट नहीं करते तो हम अपनी कॉमन अंडरस्टैंडिंग नहीं बना पाते किसी चीज़ के बारे में, सोसाइटी के बारे में। तो सोशल इंटरेक्शन थ्योरी यही कह रहा है कि इंटरेक्शन से ही आप, जो कि आप सिंबल और लैंग्वेज की मदद से करते हो, एक सोशल रियलिटी के बारे में एक अंडरस्टैंडिंग बनाते हो। अगर हम सिर्फ फैमिली की बात करें पर्टिकुलरली, तो फैमिली में भी यही होता है। बहुत सारे लैंग्वेज एंड सिंबल की मदद से आप क्या करते हो, एक अंडरस्टैंडिंग बनाते हो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप ये देखो कि हाउ कपल्स डेवलप रूटीन्स, रिचुअल्स, ट्रेडिशंस, साथ खाना वाना खाना, ठीक है। इन सब की मदद से वो क्या कर रहे हैं, आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कोई रिचुअल है, जैसे छठ पूजा है मान लीजिए, या फिर जब बच्चा पैदा होता है तो छठे दिन एक रस्म करते हैं ना कोई, जिसमें काजल लगाती है बुआ, कुछ करते हैं, मुझे नाम नहीं याद आ रहा। तो अगर ये सब रिचुअल है, तभी तो मान लीजिए बुआ जॉब भी कर रही है तो भी छुट्टी लेके आ रही है इस रिचुअल को निभाने, है ना। तो इन सब चीज़ों की वजह से क्या कर रहे हैं लोग, इंटरेक्ट कर रहे हैं, अपनी एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग बना रहे हैं, आपको मौके दे रहे हैं बॉन्डिंग के, ठीक है। दैट इज योर सोशल इंटरेक्शन
पर्सपेक्टिव। फंक्शनल थ्योरी अगर आपको याद है, मैंने आपको बहुत डिटेल में फंक्शनलिज्म पढ़ाया है पीवाईक्यू कराते कराते, कि ये इसकी एक ऑर्गेनिक एनालॉजी है जो हर्बर्ट स्पेंसर ने दी थी। उन्होंने बोला था जैसे कोई बॉडी होती है, उसके बहुत सारे पार्ट्स हैं, वो सारे बॉडी पार्ट्स साथ में मिलकर काम कर रहे हैं ताकि बॉडी क्या करे, अच्छे से फंक्शन करे, यानी कि सर्वाइव करे, बढ़िया तरीके से काम करे। वैसे ही हमारी जो सोसाइटी है उसके भी बहुत सारे पार्ट हैं, उन सारे पार्ट्स को साथ में मिलकर काम करना है ताकि सोसाइटी क्या रहे, स्टेबल रहे। ठीक है, स्टेबल रहे। ठीक है, उसमें इक्विबिलियम रहे। ठीक है, होमोजेनिटी रहे। यही बात की थी फंक्शनलिज्म में। अब फैमिली के बारे में भी वो यही कह रहा है कि इतने सारे जो हम पार्ट्स कह रहे हैं ना, उनमें से एक पार्ट आपका क्या है, फैमिली खुद एक पार्ट है। तो फैमिली को क्या करना है, ऐसे काम करने हैं ताकि सोसाइटी में स्टेबिलिटी बनी रहे। अब फैमिली ऐसा कैसे करेगी कि सोसाइटी में स्टेबिलिटी बनी रहे? पहला रिप्रोडक्शन करेगी, बच्चे करेगी, बच्चे नहीं करेगी, सोसाइटी में लोग ही नहीं होंगे तो सोसाइटी क्या होगी, है ना। रिप्रोड्यूस करना पड़ेगा, सोशलाइजेशन यानी कि सामाजिकरण करना पड़ेगा। उन बच्चों को अब सिखाना पड़ेगा तुम्हें आपको कि आपको समाज में कैसे रहना है, किसी से लड़ाई नहीं करनी है, किसी का हक नहीं मारना है, चोरी नहीं करनी है ना, गंदे शब्द नहीं बोलने हैं, है ना। अगर बच्चा ये सारी चीज़ें सीख रहा है, ये सब इंस्टिल कर रहा है, ये सब नॉर्म्स, वैल्यूज़, ये रोल वगैरह सीख रहा है, तभी तो सोसाइटी स्टेबल रहेगी, है ना। इमोशनल सपोर्ट, मान लीजिए कोई ऐसा बच्चा आपने देखा हो कि जिसको फैमिली के साथ ज़्यादा टाइम नहीं मिलता, तो उसे अजीब से नहीं हो जाते, स्कूल में भी गालियाँ दे रहे हैं या फिर गंदा व्यवहार कर रहे हैं, इससे सोसाइटी की स्टेबिलिटी जा रही है ना। मान लीजिए किसी की हत्या कर दी, है ना, सोसाइटी की स्टेबिलिटी जाएगी कि नहीं जाएगी इससे। तो फैमिली का यही रोल है कि उसको सोसाइटी की स्टेबिलिटी बनाने में मदद करनी है, और वो कैसे कर रहा है, रिप्रोडक्शन से कर रहा है, सोशलाइजेशन से कर रहा है, और इमोशनल सपोर्ट वगैरह देकर कर रहा है। ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी फैमिली के बारे में क्या कहती है? अगर कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी आपको याद हो तो वो किसके बारे में बात करती है? मार्क्सिस्ट का आइडिया अगर आप याद करो, एल्थ्यूसर हो गया, पियरे बोर्दियू हो गए आपके। ठीक है, इन सब के आइडिया याद करिए। उनमें क्या हो रहा है, इनइक्वालिटी की बात हो रही है ना, कि एक ग्रुप दूसरे पे बहुत ज़्यादा हावी है और एक ग्रुप है वही अपनी चलाए जा रहा है और दूसरा बेचारा सहे जा रहा है। यही है ना मेन चीज़, इनइक्वालिटी है, असमानता है, पावर की स्ट्रगल है कि पावर में है कौन, कौन डोमिनेट कर रहा है और किस पे डोमिनेट कर रहा है, यही आइडिया है। तो फैमिली में ये आइडिया कैसे अप्लाई होता है? फैमिली ना इज सीन एज ए रिफ्लेक्शन ऑफ लार्जर सोसाइटल इनइक्वालिटीज़। जो बड़ी सोसाइटी में हो रही है ना, वही चीज़ें हमें कहाँ दर्शाई जा रही है, वही चीज़ हमें कहाँ दिखती है, फैमिली में दिखती है। जैसे आप देखते हो कि हमारा समाज पैट्रियार्कल है। पैट्रियार्कल मतलब कि आदमियों को ज़्यादा महत्वता मिलती है, उनकी चलती है, विमेंस की नहीं चलती है ना। समाज में ऐसा है। वैसा ही आप कहाँ देख रहे हो, फैमिली में भी तो यही होता है। घर के बड़े बड़े डिसीजंस कौन लेता है? मेल पर्सन लेता है, आदमी लेता है। फीमेल की इतनी ऑटोनॉमी नहीं होती कि वो डिसीजन ले रही है। तो जो समाज में हो रहा है वही आपके घर में हो रहा है। घर में भी देखो पावर स्ट्रगल है, किसके पास ज़्यादा पावर है? मेन के पास ज़्यादा पावर है, विमेन के पास नहीं है इतनी। इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़, बाहर अगर आप देखो ज़्यादा वेल्थ किसके पास है? अगर आप डेटा देखो, जो मेंस हैं उनके पास ज़्यादा वेल्थ है, विमेंस के पास नहीं है। इवन इक्वल पे भी नहीं है। अगर एक प्राइवेट जॉब में एक आदमी और औरत सेम काम कर रहे हैं, आदमी को ज़्यादा पैसा मिलता है, विमेन को नहीं मिल रहा है। घर में भी अगर आप ये देखो कि जो पैसे की आप समझ लीजिए जिम्मेदारी है, या फिर पैसे कहाँ लगाने, कहीं कहाँ नहीं लगाने, किसके बैंक में रहेंगे, ये सब कहाँ है? ये भी मेन ही कर रहा है। फीमेल का इतना मतलब बोर्ड वाला नहीं है। अब तो फिर भी काफ़ी टाइम बदल गया, लेकिन पहले का अगर आप याद करो, मम्मी हमारी जो होती थी वो बिल्कुल ही हाउसवाइफ, उनके रोल्स ही हैं कि आप ऐसे ही काम करो। जो बड़े दिमागदार काम है, पैसा संभालना है, डिसीजन लेना है, वो मैन करेगा। सोसाइटी में भी ये हो रहा है, घर में भी ये हो रहा है। तो जैसे सोसाइटी में हायरार्की से एग्जिस्ट कर रही थी, घर में भी हायरार्की। तो कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी यही कह रहा है, फैमिली में जो हो रहा है वो वही हो रहा है जो सोसाइटी में हो रहा है, सेम चीज़। मतलब इनइक्वालिटी है, कोई डोमिनेंट है, कोई किसी पे डोमिनेट कर रहा है, पावर की स्ट्रगल है, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है। ठीक है, आई होप आपको सबके बारे में पता चल गया होगा कि सारे पर्सपेक्टिव ने फैमिली का रोल क्या बताया है। ठीक है, एक बार आप कीवर्ड्स देख लो। कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी पावर और इनइक्वालिटी की बात करती है। फंक्शनल थ्योरी कहती है स्टेबिलिटी लानी है, तो वो अब चाहे जैसे लाई जाए, जैसे फैमिली ला रही है, कैसे ला रही है, सोशलाइजेशन और रिप्रोड्यूस करके। सोशल इंटरेक्शन थ्योरी क्या कह रही है कि जो हमारे एवरीडे इंट्रैक्शंस होते हैं, कम्युनिकेशन है, सिंबल के थ्रू बात कर रहे हैं, वो हमारी शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग बनाता है। किसके बारे में? एक सोसाइटी के बारे में। फिर कन्वर्सेशनल थ्योरी भी आपका फोर्थ ऑप्शन लिखा था। इसमें बस ये है कि कम्युनिकेशन का क्या रोल है फैमिली का बॉन्ड बनाने में। मतलब अगर आप बात कर पा रहे हो तभी तो आपका बॉन्ड स्ट्रांग हो रहा है। मान लीजिए कोई लड़ाई हो गई, अगर आप बात करोगे तो वो लड़ाई सुलझ सकती है
ठीक है, एक अंडरस्टैंडिंग बना लीजिए। लेकिन अगर आपको फंक्शनलिज्म बहुत डिटेल में पढ़ना है, PYQs देखिए मेरे, बहुत अच्छे से मैंने बताया। जल्दी से क्वेश्चन 6 पे आते हैं। केयर एजुकेशन हैज़ बीन फोकस्ड बाय, आई होप आपको आता होगा। अगर इन चारों के बारे में थोड़ा थोड़ा भी आप अंडरस्टैंडिंग रखते हो तो आप बता देंगे केयर के बारे में किसने बात की है। आई थिंक आपको आता है। द करेक्ट आंसर इज नेल नॉर्डिंग। अगर आप एलिमिनेशन में मेथड लगाते तो भी आपको पता था। पॉलो फ्रीयर ने तो केयर के बारे में नहीं बात की, रविंद्रनाथ टैगोर ने भी नहीं बात किया। बचे आपके दो लोग, नेल नॉर्डिंग एंड वॉलस्टोनक्राफ्ट। अब दोनों के बारे में थोड़ा थोड़ा सा आप जान लीजिए। जो नेल नॉर्डिंग थी, उन्होंने बोला कि हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है ना, वो किस पे बेस्ड होना चाहिए, वो बेस्ड होनी चाहिए केयर पे। ठीक है, एजुकेशन किस पे आधारित हो, केयर पे। उन्होंने बहुत सारा काम किया है किस पे, एथिक्स ऑफ केयर पर। किस पे काम किया, एथिक्स ऑफ केयर पे। और उन्होंने जो एथिक्स ऑफ केयर पे काम किया है ना, उसको उन्होंने किस पे लागू किया है, एजुकेशनल कॉन्टेक्स्ट में। शी एक्सप्लोर्ड द फिलॉसफी ऑफ केयर विद इन द एजुकेशनल कॉन्टेक्स्ट। मतलब केयर को कैसे लाया जाए एजुकेशन में, मतलब एजुकेशनल के मतलब एजुकेशन शिक्षा के संदर्भ में केयर को लाया है उन्होंने, केयर को इम्प्लीमेंट किया है। तो उन्होंने बोला, अब बेसिक आइडिया समझ लीजिए कि जितनी भी हमारी एजुकेशन है उसका आधार क्या होना चाहिए, केयर होना चाहिए। टीचर और बच्चे के बीच में केयरिंग कनेक्शन होना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो क्या बिल्ड होगा, ट्रस्ट आएगा आपस में, एम्पैथी आएगी, एक सेफ्टी की फीलिंग आएगी। और अगर ये तीन चीज़ें आती हैं तो उसी से बहुत ज़्यादा अच्छे से हमारी टीचिंग एंड लर्निंग हो पाएगी। यानी कि टीचिंग और लर्निंग बढ़िया इफेक्टिव हो, उसके लिए ज़रूरी है कि हमारे आपस में ट्रस्ट हो, एम्पैथी हो, सेफ फील करें। और ये ट्रस्ट, एम्पैथी और सेफ कब फील करोगे, जब हमारे बीच में क्या होगा, केयरिंग कनेक्शन होगा। ठीक है, तो अगर आप केयर वर्ड कहीं भी सुनो, जोड़ दो उसको नेल नॉर्डिंग से, कि उन्होंने बोला था केयरिंग एजुकेशन होनी चाहिए, एजुकेशन में केयर ही आधार हो, पूरी शिक्षा केयर पर, ठीक है, आधारित हो। अब आगे चलते हैं थोड़ा सा, इन्होंने और क्या क्या टर्म्स दिए हैं वो टर्म्स मैं आपको करा देती हूँ। इसके अलावा मैंने एक छोटा शॉर्ट वीडियो और बनाया आपके लिए नेल नॉर्डिंग पे, कि उन्होंने तो बहुत चीज़ें, रिलेशनल पेडागोजी की बात की है, उनके क्रिटिक क्या है, बुक्स क्या हैं, वो सारे मैं आपको उस वीडियो में शेयर कर दूँगी, अपलोड कर दूँगी। पहले अभी यहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो वाला पार्ट देखिए, केयरिंग फॉर एंड केयरिंग अबाउट। ये दो टर्म दिए। केयरिंग फॉर मतलब होता है कि एक पर्सनल रिलेशनशिप, यानी कि एक इंसान ये है, एक इंसान ये है। अब ये जो टीचर है और ये स्टूडेंट है, ये टीचर अपने बच्चे के लिए केयर कर रहा है। ठीक है, एक वन इंडिविजुअल के लिए आप केयर कर रहे हो, उसकी नीड्स का ख्याल रख रहे हो। एक इंडिविजुअल, आपका पर्सनल रिलेशन है उसके साथ, कि वो आपका स्टूडेंट है। अब मेरा कोई स्टूडेंट है, मेरा उससे पर्सनल रिलेशनशिप हो गया ना, कि मैं उसे जानती हूँ, मेरा डायरेक्ट रिलेशनशिप हो गया। जब आप किसी एक इंसान के लिए, जिसके साथ आपकी पर्सनल रिलेशनशिप है, उसकी नीड्स का ख्याल रखते हो, उसकी केयर करते हो, उसको कहते हैं केयरिंग फॉर। दैट आई एम केयरिंग फॉर माई स्टूडेंट ऋत्विक, आई एम केयरिंग फॉर माई स्टूडेंट आराध्या। ठीक, केयरिंग अबाउट का क्या मतलब है, केयरिंग अबाउट किसी एक दो इंसान की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे एक जनरल कंसर्न हम दिखा रहे हैं। हम केयर किसकी कर रहे हैं, एक ब्रॉडर सोसाइटल कॉन्टेक्स्ट में अपनी केयर दिखा रहे हैं, एक बड़े पैमाने पे अपनी केयर दिखा रहे हैं। जैसे कि मैंने बोला, बहुत सारे अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन हैं, मतलब बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको ना एजुकेशन ही नहीं मिल पा रही है। अब मुझे इसकी चिंता है, मुझे इसकी केयर है कि बहुत सारे अंडर प्रिविलेज्ड बच्चे हैं, ऐसे बच्चे हैं जिनको एजुकेशन नहीं मिल पा रही है। तो ये क्या है, केयरिंग अबाउट। आप एक दो बच्चे की बात नहीं कर रहे हो, जनरल परेशानी बता रहे हो, जनरल कंसर्न बता रहे हो, एक ब्रॉडर सोसाइटल कंटेक्स्ट में बात कर रहे हो। वैसे ही मैं कह दूं कि बहुत सारे चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी हैं, PWD हैं, चिल्ड्रन विद पर्सन्स विद डिसेबिलिटी हैं, उनको ना एजुकेशन अच्छे से मिल नहीं रही है ये रेगुलर स्कूल्स में। मतलब टीचर रेडी नहीं, उनको आता ही नहीं पढ़ाना, कैसे पढ़ाना है। तो अगर आप ये चिंता रखते हो, इतने बड़े ग्रुप की चिंता रखते हो, एक दो बच्चे की नहीं, मेरी क्लास में जो राखी लड़की है, वो मान लीजिए चल नहीं पाती, सिर्फ मैं उसके लिए चिंता नहीं दिखा रही, पूरी कैटेगरी के लिए चिंता दिखा रही हूँ। तो वो क्या है, केयरिंग अबाउट। ठीक है, ये टर्म्स याद रखिएगा। इसके अलावा नेल नॉर्डिंग ने 4 की कंपोनेंट्स दिए थे कि आप केयरिंग एजुकेशन लाओगे कैसे, क्या करना क्या होगा आपको। पहला, मॉडलिंग। मॉडलिंग मतलब एक टीचर को रोल मॉडल बन के दिखाना होगा। बच्चा ऑब्जर्वेशन से सीखता है ना। अगर आपको बैंड्योरा याद हो, बैंड्योरा क्या कहता है, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। बच्चा जो देख रहा है वो सीख रहा है। तो टीचर को खुद रोल मॉडल बनना पड़ेगा, टीचर को खुद डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाना पड़ेगा कि केयर कैसे करते हैं, अपने एक्शन से वो करके दिखाएगी। मान लीजिए वो अपनी क्लास में ना सारे बच्चों को फेयरली ट्रीट करती है, रिस्पेक्ट से ट्रीट करती है, किसी बच्चे के संग भेदभाव नहीं करती, ठीक है, सबको रिस्पेक्ट से बात करती है, ऐसा नहीं कि गंदे शब्द यूज़ कर रही है।
तो बच्चा जब ये देखेगा तो खुद भी सोचेगा कि मेरी टीचर ऐसी है तो मुझे भी ऐसे बनना है। तो पहला स्टेप मॉडलिंग, टीचर को वो करके दिखाना है, मॉडल बनना है, रोल मॉडल। डायलॉग, उसके अलावा टीचर और बच्चे के बीच में जो कम्युनिकेशन है वो रिस्पेक्टफुल होना चाहिए, ओपन होना चाहिए, बातचीत आपस में होनी चाहिए। अब केयर आप किसी की कर रहे हो, अब साइलेंट केयरर तो नहीं होगे ना कि शुभ चिंतक ऐसे हो जो छुपा रहता है हमेशा, नहीं ना। आप सामने आओ, अगर आप किसी की केयर करो, उससे बात करोगे तो आपको पता चलेगा अच्छा उसे और कहाँ केयर की और ज़रूरत है। ठीक है, तो कम्युनिकेशन टीचर और बच्चे के बीच में खुला हुआ होना चाहिए, ओपन होना चाहिए और रिस्पेक्टफुल होना चाहिए, ताकि टीचर जान पाए कि बच्चा क्या चाहता है, क्या नहीं चाहता है, उसको कहाँ और हेल्प की ज़रूरत है। तीसरा क्या, प्रैक्टिस। ये शब्द याद रखिएगा, प्रैक्टिस। जो प्रैक्टिस है उसका मतलब है कि आपको कोई चीज़, आपकी हैबिट कब बन जाती है, जब आप बार बार करते हो। अगर आपको किसी चीज़ को हैबिट बनाना है, उसे बार बार करो, बार बार करो। तो टीचर को बच्चे से वही करवाना है, टीचर बच्चे को प्रैक्टिस कराएगा कि ये जो आपका केयरिंग बिहेवियर है उसको बार बार करो, बार बार करो। अगर आप किसी पे हाथ नहीं उठाते हो तो उसे बार बार करते रहो, मतलब कभी किसी को मत मारो, कभी किसी को मत मारो। बच्चा कई पहले मान लीजिए बच्चे को गुस्सा आता है तो वो मार देता था अपने दोस्त वोस्त को, लेकिन टीचर ने बताया नहीं आपको ऐसा नहीं करना है। तो बच्चा बार बार प्रैक्टिस कर रहा है कि ठीक है मुझे गुस्सा आएगा लेकिन तब भी मैं किसी पे हाथ नहीं उठाऊंगा, किसी पे हाथ नहीं उठाऊंगा। फिर एक टाइम ऐसा आएगा बच्चे की हैबिट ही बन गई, चाहे उसे जितना गुस्सा आ रहा है वो किसी पे हाथ नहीं उठा रहा। ठीक है, तो प्रैक्टिस से आपको बच्चे की हैबिट बना देना है, वो केयरिंग बिहेवियर बच्चे का हैबिट बना देना है। देन कन्फर्मेशन, कन्फर्मेशन मतलब टीचर अफर्म करेगी, बच्चे को प्रोत्साहित करेगी, एनकरेज करेगी कि हाँ जो तुम कर रहे हो ना बहुत सही कर रहे हो, ये जो बेस्ट क्वालिटीज़ तुम्हारे अंदर है ये बहुत सही है। जैसे आप में से इतने लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर मैं किसी की प्रिपरेशन के बारे में जानूँ और मैं बोलूँ हाँ आप इतना अच्छी तैयारी करो आपका तो हो जाएगा नेट JRF, तो जब आपको ऐसा कन्फर्मेशन मिलता है तो आप और एनर्जेटिक नहीं होते हो, मैं तो बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ और मैं ऐसे ही तैयारी करूँगा। वैसे बच्चे के साथ भी है, अगर बच्चा अच्छा बिहेवियर दिखा रहा है, केयरिंग बिहेवियर दिखा रहा है और टीचर उसे अफर्म कर रही है, मतलब कह रही है हाँ कन्फर्म करेगी तुम सही कर रहे हो, तो बच्चा इनकरेज हो जाता है और उसको कंटिन्यू रखता है उस काम को। ठीक है, ये चारों स्टेप याद रखिएगा, मॉडलिंग, डायलॉग, प्रैक्टिस एंड कन्फर्मेशन। ठीक है, मॉडलिंग, संवाद, अभ्यास और पुष्टिकरण। अब वैसे तो नेल लॉर्डिंग का और है, वो आपको सेपरेट वीडियो में मैं अपलोड कर दूंगी, देख लीजिएगा। अब थोड़ा मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट पे देखिए। जब मैंने आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराते टाइम रूसो कराया था, रूसो के क्रिटिक कराए थे, तब मैंने आपको मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट का जिक्र किया था। मैंने बोला था कि मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट ने ना रूसो को क्रिटिक किया था, उनकी आलोचना की थी, क्योंकि रूसो कहते थे कि जो मेल्स हैं उनकी एजुकेशन अलग होनी चाहिए, जो फीमेल्स हैं उनकी एजुकेशन अलग होनी चाहिए। मेल्स को ना ऐसे रैशनल वाले चैप्टर्स पढ़ने चाहिए, मतलब पढ़ाई करनी चाहिए जो बहुत दिमाग लगे, क्रिटिकल थिंकिंग वाले। फीमेल्स को एथिक्स और घर कैसे संभालना है ये सब पढ़ना चाहिए। तो इसी के अगेंस्ट मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट ने रूसो को क्रिटिक किया था कि आपके व्यूज़ गलत हैं, जो विमेंस हैं उनका भी पूरा राइट है एजुकेशन पाने का, वो एजुकेशन पाने का जो मेल्स पा रहे हैं। ठीक है, अगर उन वुमेन्स को भी ऐसी एजुकेशन मिलेगी तो विमेन भी क्या होंगी, एक रैशनल ह्यूमन बीइंग बन जाएंगी, वो भी उतना ही कंट्रीब्यूट करेंगी सोसाइटी में जितना मेन कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। इसके अलावा इन्होंने बोला था कि जो एनलाइटमेंट थिंकर्स हैं, मतलब उस टाइम बड़े बड़े जो थिंकर्स थे, बड़ी इज्जत थी जिनकी कि क्या क्या विवाह क्या विचार हैं, उनके विचारों में ड्युअलिटी थी, एक दोगलापन था। वो क्या था, बातें तो वो कर रहे, इक्वालिटी लानी चाहिए, लिबर्टी होनी चाहिए, टॉलरेंस होना चाहिए, लेकिन ये सारी बातें करते टाइम विमेंस को वो लोग कंसीडर ही नहीं कर रहे हैं। ये कैसी इक्वालिटी है कि आप इक्वालिटी की बात करो लेकिन विमेंस की इक्वालिटी की बात नहीं करो, उनको अलग कर दिया। इतनी पॉपुलेशन की इक्वालिटी की बात करो, विमेन की इक्वालिटी की बात नहीं करो, तो ये दोगुलापन हुआ ना, डुअलिटी हो गई ना, दो तरह की बातें हो गई ना। तो उन्होंने इसको भी क्या किया था, क्रिटिक किया था। इन्हें कहते हैं मदर ऑफ फेमिनिज्म। ठीक है, बस आप इतना याद रखिए, मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट ने रूसो को क्रिटिक किया था, ये बोला था विमेंस का भी उतना ही हक है पढ़ने का जितना मेंस पढ़ रहे हैं, मेंस जो पढ़ रहे हैं विमेन भी उतना ही पढ़ेंगी तो उतना ही कंट्रीब्यूट करेंगे सोसाइटी में। और जो उस टाइम के एनलाइटमेंट थिंकर थे उनके दोगुलेपन, डुअलिटी पे बोला था कि ये तो गलत है, आप दो तरह की बातें कर रहे हैं। ठीक है, सो आई होप इन दोनों के बारे में एक थोड़ा अंडरस्टैंडिंग आपकी बन गई होगी कि फ्यूचर में अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको एक एजुकेटिव गेस करने में हेल्प करेगा। चलिए आगे करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट फंक्शन ऑफ स्ट्रक्चरल फंक्शनल एनालिसिस एज स्पेसिफाइड बाय गैब्रियल आलमेंट। अब यहाँ पे देखिए, एक आपके पॉलिटिकल सोशियोलॉजिस्ट हैं गैब्रियल आलमेंट, ये इन्होंने ना अपनी स्ट्रक्चरल फंक्शनल एनालिसिस दी थी। स्ट्रक्चरल फंक्शनल एनालिसिस में उन्होंने क्या किया था, पॉलिटिकल सिस्टम की बात की है। पॉलिटिकल सिस्टम, अगर आप याद करो
अभी जस्ट मैंने आपको बताया, जो स्ट्रक्चरल फंक्शनल है आपका, स्ट्रक्चरलिज्म या फिर फंक्शनलिज्म है, ये किस पे बात करता है कि हमें स्टेबिलिटी लानी है। क्या लानी है? स्टेबिलिटी लानी है। कैसे लानी है कि सोसाइटी के बहुत सारे पार्ट्स हैं, साथ में काम करेंगे, मोरल कंसेंसस होनी चाहिए, एक सोशल सॉलिडारिटी होनी चाहिए, तो हमारी सोसाइटी स्टेबल रहेगी। तो उन्होंने भी इसी आइडिया को किसमें इम्प्लीमेंट किया? पॉलिटिकल सिस्टम में। उन्होंने यही स्टेबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट पॉलिटिकल सिस्टम में, उन्होंने बोला पॉलिटिकल सिस्टम के बहुत सारे पार्ट्स हैं या फिर आप बोल दो फंक्शंस हैं, अगर वो अच्छे से साथ में वर्क कर रहे हैं तो ये पॉलिटिकल सिस्टम, ये जो राजनीतिक सिस्टम आपका है वो क्या रहेगा? स्टेबल रहेगा। ठीक है, अब उन्होंने क्या पार्ट्स ऑफ फंक्शन दिए वो देखते हैं। वैसे इसका आंसर मैं आपको बता दूं, रूल एप्लीकेशन है। उन्होंने बोला कि 2 तरह के फंक्शन होते हैं, एक है आपका इनपुट, एक है आउटपुट। ठीक है, इनपुट फंक्शन और आउटपुट फंक्शन, और इसके एग्जाम्पल्स बताए हैं। अब आपसे इस क्वेश्चन में यही पूछा है कि इनमें से इनपुट फंक्शन कौन सा नहीं है। तो अगर आपको सारे इनपुट फंक्शन पता है, सारे आउटपुट फंक्शन पता है, तो आप ये क्वेश्चन कर लेते। इसमें से इनपुट फंक्शन ये वाला नहीं है, सेकेंड, ये एक आउटपुट फंक्शन है। तो चलिए एक बार लिस्ट देखते हैं किसके कितने फंक्शन है। यहाँ पे वही लिखा है जो जस्ट मैंने अभी आपको वर्बली बताया। तो इनपुट फंक्शन आपके 4 हैं, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन यानी कि राजनीतिक समाजीकरण और भर्ती, इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन यानी आपने रुचि की क्या की, अभिव्यक्ति की है, बताया है। इंटरेस्ट मतलब आपकी जो नीड है, आपकी जो ज़रूरत है, आर्टिकुलेशन मतलब बताना, एक्सप्रेस करना। देन इंटरेस्ट एग्रीगेशन, चौथा पॉलिटिकल कम्युनिकेशन। ये 4 आपके इनपुट फंक्शंस हैं। ठीक, आउटपुट फंक्शंस क्या है? रूल मेकिंग, रूल एप्लीकेशन एंड रूल एडजुडिकेशन। अब इनके बारे में थोड़ा थोड़ा समझ लो तो ना ये बिल्कुल फटाक से याद हो जाएंगे, भूलोगे भी नहीं। ठीक है, इनपुट फंक्शन 4 हैं, आउटपुट फंक्शन 3 है। तो पहला तो क्वेश्चन यही बन जाएगा, कौन से कितने हैं और कौन से हैं। अब इनपुट फंक्शंस क्या है? इनपुट वर्ड से ही समझ आ रहा है कि आप कुछ दे रहे हो, है ना, फिर उसका आउटपुट लोगे। तो इनपुट क्या है? पहला क्या है? पॉलिटिकल सोशलाइजेशन एंड रिक्रूटमेंट। सोशलाइजेशन वर्ड का मतलब समाजीकरण, यानी कि हमारी जो सोसाइटी है किसी तरह से हमारे अंदर कुछ ऐसे नॉर्म्स, वैल्यूज़, चीज़ें इंस्टिल करती है, डालती है, ताकि हम सोसाइटी में अच्छे से रह सकें, हमें पता हो सोसाइटी में क्या करना है क्या नहीं करना है ना। यही है कि नहीं है? बट अब यहाँ पे वर्ड है पॉलिटिकल, यानी कि अब सोशलाइजेशन तो हो रहा है, लेकिन किस टाइप का सोशलाइजेशन हो रहा है? पॉलिटिकल, यानी पॉलिटिक्स के बारे में हमें नॉर्म्स और वैल्यूज सब कुछ इंस्टिल किए जा रहे हैं, सिखाए जा रहे हैं। सो ये क्या है? ट्रांसमिट किया जा रहा है पॉलिटिकल कल्चर, पॉलिटिकल वैल्यूज सिखाई जा रही हैं, नॉर्म सिखाए जा रहे हैं। हमें कौन सिखा रहा है? हमारी फैमिली सिखाती है, स्कूल सिखाता है, मीडिया सिखाती है। जैसे अगर आप देखो, स्कूल में हमें एक चैप्टर पढ़ाया जाता है एसएसटी में, कॉन्स्टिट्यूशन। क्यों सिखाया जा रहा है? ताकि हमें पता हो हमारी इंडिया में डेमोक्रेसी है, सबका वोट करने का इक्वल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे हुए हैं। तो ये क्या है? आपको पॉलिटिक्स के बारे में बताया जा रहा है, उसके बाद उसका समाजीकरण किया जा रहा है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया? पॉलिटिकल सोशलाइजेशन। रिक्रूटमेंट मतलब अब आपका उसमें क्या रोल है, आपका क्या रोल है। मान लीजिए आप पॉलिटिकल सिस्टम में जाते हैं, एक तो वो रिक्रूटमेंट हो गया कि आपका वहाँ पे क्या रोल है। एक जनता होके भी तो आपका कुछ रोल है ना, तो ये रिक्रूटमेंट का मतलब है। अगला देखिए, इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन। इंटरेस्ट मतलब आपकी क्या इच्छा है, आपकी क्या नीड्स हैं, क्या ज़रूरतें हैं। आर्टिकुलेशन मतलब उसको एक्सप्रेस करना। अब आप जनता हो, गवर्नमेंट कुछ भी कर रही है, लेकिन आप बताओगे ना, नहीं नहीं हमें ये नहीं, हमें ये चाहिए, तो आप बोलोगे ना, अपनी नीड बताओगे ना, एक्सप्रेस करोगे ना, तो ये वही है। यहाँ पे आप क्या करते हो? अपनी पॉलिटिकल डिमांड्स या फिर नीड्स बताते हो। ठीक है, और ये किसके द्वारा बताते हो? इंटरेस्ट ग्रुप एंड सोशल मूवमेंट्स। इन दोनों के जरिए आप अपनी ज़रूरतें गवर्नमेंट तक बताते हो, अपनी आवाज़ उठाते हो। जैसे कि अभी फार्मर प्रोटेस्ट देखा था आपने, जैसे कि फार्मर्स मान लीजिए प्रोटेस्ट करने बैठ गए कि नहीं, हमें अपने जो अनाज है, क्रॉप्स का इतना हल्का दाम नहीं चाहिए, हमें उसके महंगे पैसे चाहिए, बेटर प्राइस दो, हम जो अपना अनाज बेच रहे हैं इतने कम दाम में हम नहीं बेचेंगे, हमें थोड़ा प्राइस बढ़ाओ। तो उसके लिए उन्होंने प्रोटेस्ट कर दिया मान लीजिए। तो ये क्या है? अपनी नीड्स को ही तो एक्सप्रेस किया, गवर्नमेंट तक अपनी बात ही तो पहुंचाई ऐसा करके। अब जो नर्मदा बचाओ आंदोलन था, उसमें भी क्या था? वो आंदोलन, वो मूवमेंट क्यों किया? ताकि ये आवाज़ गवर्नमेंट तक पहुँचे। ये जो डैम्स वगैरह बन रहे हैं, नहीं बनाइए, डेवलपमेंट के नाम पे सिर्फ डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, बहुत लोगों को डिस्प्लेस होना पड़ता है इसके चक्कर में, अपने घर छोड़ने पड़ते हैं। ठीक है, तो इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन भी आई गेस समझ आ गया होगा।
तीसरा इंटरेस्ट एग्रीगेशन, इंटरेस्ट अगेन अपनी जो नीड्स वगैरह हैं उनको एग्रीगेट करना। मान लीजिए इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन है, फार्मर्स ने ये बोला, जो नए नए युवक हैं उनको जॉब नहीं लग रही, वो कुछ कह रहे हैं हमें जॉब दे दो, विमेंस कह रही हम तो बिल्कुल सेफ फील नहीं करते हैं दिल्ली में, उन्होंने अपनी मांग उठा दी। तो इंटरेस्ट एग्रीगेशन में क्या, इन सारी नीड्स को एक जगह एग्रीगेट करना यानी इकट्ठा करना। ठीक है, किस रूप में, कोई ना कोई आप बोल सकते हैं पॉलिसी प्रपोजल के फॉर्म में। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए एक तो रूलिंग गवर्नमेंट होगी, दूसरी जो गवर्नमेंट है अब वो आ गई अपना इलेक्शन मैनिफेस्टो लेके कि अगर हम मान लीजिए जीतते हैं तो हम आपकी जितनी आपने इच्छाएं बोली थी, उन्होंने एग्रीगेट कर लिए सारे इंटरेस्ट, इकट्ठा कर लिए कि हम आपको ये सब कुछ देंगे, ये सब कुछ आपको क्या मिलेगा। उसके लिए उन्होंने अपनी पॉलिसी का प्रपोजल भी दे दिया, हम ये पॉलिसी लाएंगे, वो पॉलिसी लाएंगे जिसमें विमेन सेफ रहेंगी, जो युवक हैं उन्हें नौकरी मिलेगी, जो रूरल है मतलब यानी कि जो आपके गांव वगैरह एरिया है उन सब का बहुत ज़्यादा विकास होगा। ठीक है, तो उन्होंने सारे इंटरेस्ट को एग्रीगेट कर लिया। अब इन तीन फंक्शन में आपने नोटिस किया, इनपुट में क्या था, पब्लिक है और दूसरी साइड आपकी गवर्नमेंट है। पब्लिक क्या कर रही है, इनपुट गवर्नमेंट को दे रही है। लेकिन जो आखिरी आपका फोर्थ फंक्शन है पॉलिटिकल कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन वर्ड का मतलब ही कि दो लोग तो होंगे तभी तो बात होगी। तो यहाँ पर क्या होता है, टू वे, पब्लिक और गवर्नमेंट के बीच में कम्युनिकेशन होता है। पब्लिक ने इतनी चीज़ें बोली हैं तो गवर्नमेंट ने उसने क्या बोला, तो गवर्नमेंट क्या करती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह रखती है जिससे वो बताती है कि आपने जो मांग की है उसमें हमारी क्या राय है, हम क्या करेंगे या हम क्या नहीं करेंगे। ये किसके द्वारा होता है, आपकी मीडिया के द्वारा होता है। ठीक है, आई होप समझ आ गया। पहला पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, आपका सामाजिकरण हुआ, आपको पॉलिटिक्स के बारे में सब नॉर्म्स, वैल्यूज़ और नॉलेज दी गई। दूसरा इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन, आपने अपनी नीड्स और ज़रूरतें बताई। तीसरा, सारी जो नीड थी समाज की वो इकट्ठा करके एक पॉलिसी प्रपोजल के रूप में आई। चौथा, फिर जो रूलिंग गवर्नमेंट थी उसने आपके संग कम्युनिकेट किया, बात की कि अच्छा ठीक है ऐसा चाहिए, नहीं लेकिन हम तो इतना कर पाएंगे, उतना कर पाएंगे, ये सारी चीज़ें। अब आता आउटपुट। अभी तक इनपुट था, मतलब पब्लिक ने गवर्नमेंट की तरफ मतलब एरो लगा दीजिए, दिया, बोला ये चाहिए वो चाहिए। अब गवर्नमेंट ने उसके रिगार्डिंग किया क्या, पहला क्या है, रूल मेकिंग। रूल मेकिंग किसका काम है, लेजिस्लेचर का, लेजिस्लेटिव एस्पेक्ट का काम है। यहाँ पर लॉज एंड पॉलिसीज बनेंगी। ठीक है, गवर्नमेंट बच्चों, मान लीजिए पब्लिक ने मांगा कि शिक्षा सबका अधिकार है, फ्री एजुकेशन होनी चाहिए, ठीक है, कोई बच्चा अनपढ़ ना रह जाए। तो गवर्नमेंट ने रूल मेकिंग में क्या किया, ठीक है अच्छा हम लॉ एंड पॉलिसी बनाते हैं। उन्होंने आरटी एक्ट ले आए कि 6 से 14 साल के बच्चों के लिए एजुकेशन फ्री है और कंपलसरी है। फिर अब ये जो रूल बन गया, ठीक है, ये आरटी आ गया, अब उसको इम्प्लीमेंट भी तो करना है, ये भी तो देखना है कि सही से इन्फोर्स हो रही है कि नहीं हो रही, लागू हो गई कि नहीं होगी, लोग फॉलो कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ये किसका काम है, आपके एग्जीक्यूटिव ब्रांच, एग्जीक्यूटिव एस्पेक्ट का काम है। ठीक है, कि सही से इम्प्लीमेंट हुआ वो लॉ की नहीं हुआ, ये इंश्योर करना। तीसरा क्या है, रूल एडजुडिकेशन। इसका मतलब है कि अब जुडिशरी, ये कौन सा है, जुडिशरी एस्पेक्ट, कि अब कोई नई चीज़ आती है तो उसमें कई काफ़ी लड़ाइयाँ भी होती हैं, कुछ ना कुछ लूप होल्स भी होते हैं, लोगों के बीच में लड़ाई हो गई कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा हुआ था, तो उन लड़ाइयों को निपटाना ये किसका काम है, जुडिशरी। तो याद रखिए रूल बना, ये किसका है, लेजिस्लेचर। रूल को एप्लीकेशन मतलब रूल को इम्प्लीमेंट करना, लागू करना, ये आपका एग्जीक्यूटिव का काम है। और रूल एडजुडिकेशन यानी कि सही क्या उसमें परेशानियां आ रही है, लड़ाइयाँ वड़ाइयाँ, उसको निपटाना, सेटल करना आपके जुडिशरी का काम है। ठीक है, एक बार आप इस पिक्चर को देखिए। आपका सबसे पहला क्या था, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, कौन कर रहा है, फैमिली, फ्रेंड्स और स्कूल्स। फिर आपका ये है सेकंड, यहाँ पे सेकंड थोड़ा सीक्वेंस गलत है, ये सेकंड है इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन। इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन कौन कर रहा है, पॉलिटिकल पार्टीज नहीं, रुकिए मैं इसको सही करती हूँ, ये थोड़ा सा गलत है, ये फर्स्ट है। यहाँ पे आप कर लीजिए आर्टिक्यूलेशन, आर्टिक्यूलेशन, पीडीएफ में मैं करेक्ट कर दूंगी जब मैं आपके संग शेयर करूंगी टेलीग्राम पे। यहाँ पे कर दीजिए एग्रीगेशन, अब ठीक है। ठीक है, सबसे पहला पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, दूसरा इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन जिसमें आपने अपनी नीड बताई, किसके द्वारा, इंटरेस्ट ग्रुप, प्रेशर ग्रुप या मूवमेंट्स के द्वारा। तीसरा एग्रीगेशन, इंटरेस्ट एग्रीगेशन है, सारी नीड्स जो इच्छाएं थी उनको इकट्ठा कर लिया, कौन, पॉलिटिकल पार्टीज करती हैं। चौथा आपका पॉलिटिकल कम्युनिकेशन, पब्लिक और गवर्नमेंट के बीच में बातचीत कराना, ठीक है, वो किसका काम है, मीडिया का, प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह कंडक्ट कराना। फिर पॉलिटिकल सिस्टम में रूल मेकिंग यानी आपका लेजिस्लेचर, रूल एप्लीकेशन आपका एग्जीक्यूटिव, और तीसरा रूल एडजुडिकेशन आपका जुडिशरी। ये क्या है, आउटपुट फंक्शन, ये आपके क्या थे, इनपुट फंक्शंस। आई होप इतना क्लियर है आपको। आगे चलते हैं।
तो आप याद कर लीजिए, इससे क्वेश्चन आगे भी आ सकता है एंड आई होप आपको याद हो गया होगा। इससे ज़्यादा और सिंपल लैंग्वेज में मुश्किल है बताना। क्वेश्चन 8 देखते हैं। यहाँ पे आपको बुक्स दी गई हैं, यहाँ उनके ऑथर्स। अगेन मैचिंग क्वेश्चंस आर द मोस्ट स्कोरिंग क्वेश्चंस। अगर आप 1-2 मैच कर लो, क्या पता उससे आंसर निकल आए। जैसे आप ये देखो, पॉलिटिकल एजेंडा ऑफ एजुकेशन, ये आप अपने बीएड, बीएलएड, डीएलएड में पढ़ते ही हो। कृष्ण कुमार कितने फेमस हैं, है ना, उन्हीं का है पॉलिटिकल एजेंडा। तो सी का सेकंड देखिए, सी का सेकंड किस में, एक ही में दिया है, आपका आंसर मिल गया थर्ड। ठीक है, अभी यहाँ मैं हर क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा टाइम इसलिए ले रही हूँ क्योंकि अभी आप अपने अंडरस्टैंडिंग बना रहे हो। जब मैराथन क्लासेस में लूँगी तब इतना थ्योरी इंक्लूड नहीं करूँगी, तब हम जल्दी जल्दी क्वेश्चन लगाएंगे। अभी मैं आपको थ्योरी समझा के करूँ, इसलिए इतने लंबे लंबे वीडियोज़ हैं। अगला देखिए, चलिए आपको एक तो आ गया लेकिन बाकी भी पढ़ के जाइए। डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन, वेरी इजी, जॉन डुई, इतने तो आपको पता ही होने चाहिए। चलिए बाकी दोनों इतने फेमस नहीं है, लेकिन ये दोनों तो इतने फेमस थे। लेकिन अगर आपको नहीं आते थे ये बुक्स के नाम, तो अब आपको आने चाहिए। बुक्स तो किसने कितनी लिखी है, कितनी याद करोगे, लेकिन जो आपके सामने ऐसे क्वेश्चन के रूप में आ जाए बुक्स, तो ये वही बुक्स हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो इनको ज़रूर याद कर लो। भले बाकी आप मैच कर लेते हैं, जो दिख रहा है उतना तो आप याद करके जाइए। द पॉलिटिक्स ऑफ एजुकेशन, अगर आप ये देखो तो ये आपके सॉल्ट मैन जो हैं उन्होंने लिखी है, मैच कर लेते हैं, ये रहा। और ऊपर वाली पॉलिटिक्स ऑफ एजुकेशन, कल्चर, पावर एंड लिबरेशन, ये आपके पॉलो फ्रीयरे ने लिखी है। मैंने आपके लिए ऐसे एक लिस्ट भी बना दी, अगर आप देखो तो आप इनको भी कर सकते हो। ठीक है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि सारी याद करो, कुछ कुछ याद कर पा रहे हो वो कर लो। और ये बहुत ही ऑथेंटिक सोर्स है मैंने लिए, आप समझ पा रहे होगे, इग्नू से। बहुत सारी बुक्स है इग्नू की, एमए फिलोसफी हो गई आपकी, एमए सोशियोलॉजी हो गई आपकी, बीए सोशियोलॉजी, बीए फिलोसफी, उनसे मैंने निकाला है। और जो पेपर बनाते हैं लगभग ऐसे ऑथेंटिक मटेरियल्स को ही वो भी रेफ़र करते हैं। तो गांधी की हो गई। तो अगर आपके पास टाइम हो, और वो टाइम अभी ही है, अगर मैं बताऊं, एग्जाम के पहले ही नहीं याद की जाती है ये सब बुक्स। जिद्दू कृष्णमूर्ति है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन है, जॉन डुई है, पियरे बोर्दियू है, इन सब की आप याद कर सकते हैं। पॉलो फ्रीयरे हो गए, वैन इलिच हो गए, लियो टॉल्स्टॉय, एंटोनियो ग्राम्स्की। ठीक है, अब याद करना आप ही का काम है, इसमें याद तो मैं नहीं करवा सकती आपको, लेकिन ये है कि मैंने आपको एक जगह डेटा दे दिया है कि आपका टाइम वेस्ट ना हो ढूंढने में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ऑफ डेस्कार्टे रिलेट्स हिम टू द डेवलपमेंट ऑफ आइडियलिज्म। यहाँ पे दो स्टेटमेंट, दो कथन दिए गए, इनमें से कौन से ऐसे कथन है जो आपको हिंट दे रहे हैं कि डेकार्टे ने आपके आइडियलिज्म पे काम किया है। पहला स्टेटमेंट रीड करते हैं, दैट द सेल्फ इज द मोस्ट इमीडिएट रियलिटी इन द एक्सपीरियंस ऑफ ईच वन ऑफ अस। अगर आप आइडियलिज्म देखो तो माइंड को फोकस देता है ना, कहता है माइंड ही सब कुछ है, माइंड को प्राइमेसी या महत्वता देता है। अगर आप यहाँ सेल्फ वर्ड देखो तो वो माइंड की तरफ ही हिंट कर रहा है, वो बोल रहा है कि जो सेल्फ है, हमारा जो माइंड है, वही सबसे इमीडिएट रियलिटी है, वही सच्चाई है हमारी। तो यस, ये बिल्कुल आइडियलिज्म की ही स्टेटमेंट है, आइडियलिज्म को सपोर्ट कर रहा है ये स्टेटमेंट डिस्कार्टे का, तो पहला करेक्ट है। अगला देखते हैं, दैट द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड इज एविडेंस्ड इन द एक्सपीरियंस ऑफ अस बाय द फैक्ट दैट वी हैव एन आइडिया ऑफ परफेक्ट बीइंग। अब देख कितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, इसको देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया आपके लिए। जो आपके डिस्कार्टे हैं वो कह रहे हैं कि हम जैसे इम्परफेक्ट बीइंग, यानी कि ह्यूमंस जो है वो इम्परफेक्ट है, हम जैसे इम्परफेक्ट लोग दे ही नहीं सकते, ओरिजिनेट कर ही नहीं सकते किसका आइडिया, गॉड का आइडिया, जो क्या है एक परफेक्ट, यानी एक इम्परफेक्ट चीज़ एक परफेक्ट चीज़ का आइडिया ओरिजिनेट कर ही नहीं सकता। बट रियलिटी में क्या है, हमने किया है तो इट मीन्स वो फिर एग्जिस्ट करता है। पहली बात तो कर नहीं सकता, लेकिन किया है, हेंस द वेरी प्रेजेंस ऑफ द आइडिया इन आवर माइंड इज एविडेंस ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ द परफेक्ट बीइंग। मतलब कर नहीं सकता था लेकिन कर दिया, तो इट मीन्स है वो परफेक्ट बीइंग, गॉड इज देयर। ठीक है, एंड आपको ऐसे क्वेश्चन से बिल्कुल नहीं डरना है, क्योंकि ऐसे 1 या 2 क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, इससे ज़्यादा नहीं आते हैं। आप अपना फोकस उन क्वेश्चंस पे, उन टॉपिक्स पे रखिए जिसमें आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, यानी कि आप थोड़ा सा पढ़ो, इन्वेस्ट थोड़ा सा करो, लेकिन रिटर्न आपको बहुत ज़्यादा मिले। अब आप मान लीजिए स्पिनोजा, डिस्कार्टे, ये सब चीज़ें पढ़ रहे हो, समझ भी नहीं आ रहा है, क्योंकि बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं इनके आइडियाज़, और पेपर में 1-2 क्वेश्चन बस फंस रहा है और वो भी नहीं सही कर पा रहे हो, क्या फ़ायदा है। इससे अच्छा है कि उतना टाइम जितना आप इन सबको पढ़ने में लगाओगे, किसी और टॉपिक को पढ़ने में उतना टाइम लगा दो, है ना, वहाँ पे अपना स्कोर बढ़ा लो। अब हर क्वेश्चन का नंबर तो इक्वली है ना, चाहे फिलॉसफी का ठीक करके आओ, चाहे इंक्लूसिव एजुकेशन का ठीक करके आओ, चाहे करिकुलम का ठीक करके आओ, नंबर तो बराबर मिलेंगे ना। तो आपको ऐसे स्मार्टली स्टडी करनी है, हर टॉपिक को कवर करने के पीछे मत भागिए। अच्छा हाँ, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करिए, ये जो स्टेटमेंट है ये किसका है, दिस वन, कॉगिटो अर्गो सम, इसका मतलब है आई थिंक देयरफॉर आई एम, मैं सोचता हूँ इसीलिए मैं हूँ। ये किसका, बहुत 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 फेमस रेने डिस्कार्टे का स्टेटमेंट है या फिर कोटेशन है। इन्हें बोला जाता है फादर ऑफ मॉडर्न
फिलॉसफी। आगे चलते हैं। तो दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, सो फर्स्ट एंड सेकंड बोथ आर ट्रू। अगला है, इनमें से कौन से कथन या स्टेटमेंट सत्य हैं, ट्रू है। वेद किसी विशेष पुस्तक का नाम नहीं है, बिल्कुल सही बात है। वेद किसी बुक का नाम थोड़ी है, ये तो एक कलेक्शन है नॉलेज का, एक ढेर है नॉलेज का, जो कि 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, ऋग्वेदा, समवेदा, यजुर्वेदा और अथर्ववेदा। कोई बुक थोड़ी है। तो पहला बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि वो खुद ही कह रहा है बुक नहीं है। दूसरा, द हिम्स ऑफ ऋग्वेदा आर कंपोज्ड इन द प्रेज ऑफ गॉड। जो ऋग्वेदा है उसमें भगवान की प्रेज की गई है, यानी आप तारीफ बोल सकते हो, उनके कर्मों को बताया गया, क्या बड़प्पन रहा, उनके क्या एट्रीब्यूट्स रहे डिवाइन चीज़ों के, यानी कि अग्नि हो गया, इंद्र हो गए, इन सब की जो वेरियस डाइटीज़ है, भगवान है, ठीक है, इनकी प्रेज, इनकी तारीफों से भरा है क्या, आपका ऋग्वेदा। बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखते हैं, वैदिक टीचिंग बिलोंग्स टू कर्मा मार्ग। कर्मा मार्ग मतलब पाथ ऑफ एक्शन, कर्मा मार्ग मतलब कर्म कैसे करने हैं, पाथ ऑफ एक्शन। और वैदिक टीचिंग में यही बताया गया है कैसे कर्म करने हैं, क्योंकि वैदिक टीचिंग किसकी बात करता है कि क्या क्या रिचुअल्स करोगे, क्या क्या सैक्रिफाइस करना है, क्या ड्यूटीज़, क्या रोल है एक इंसान का। तो जब वो इंसान ये सब बता रहा है कि ये करना है, तो आपको एक तरह का पाथ ही तो बता रहा है कि क्या करना है ना, आपका कर्म मार्ग ही तो बता रहा है। तो यस, बिल्कुल करेक्ट। बोथ ABC, नॉट बोथ, ABC, ऑल 3 आर करेक्ट। उपनिषद आर ऑल्सो कॉल्ड वेदांता। यस, वेदांता का मतलब ही है वेदों का अंत, और उपनिषद वही तो है, ठीक है। तो उपनिषद यस इज ऑल्सो नोन एज वेदांता। लास्ट है, वेदांता इज द लास्ट पार्ट ऑफ यजुर्वेदा। बिल्कुल गलत, वेदांता यजुर्वेदा का अंतिम भाग ये नहीं है। सो पहले के 4 आपके करेक्ट हो गए। जैसे आपको मैंने बुद्धिज्म पढ़ाया, मैं कोशिश करूंगी वेदांता के भी मेन पॉइंट्स आपको पढ़ा दूं, क्योंकि वेदांता भी आ जाता है, ABCD, बट बहुत ज़्यादा भी नहीं आता, लेकिन हाँ थोड़ा सा आपको ना पता होना चाहिए उसके बारे में भी। बट बुद्धिज्म बहुत आता है, वो तो अच्छे से करके जाइएगा। क्वेश्चन 11th, पहली लिस्ट में आपको फिलॉसफी दी है, दर्शन दिए हैं, और सेकंड में उसके स्टेटमेंट या कुछ कथन दिए हैं, मैच करते हैं। अब देखिए बहुत डिफिकल्ट यहाँ पे स्टेटमेंट्स दिए हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि कीवर्ड्स ढूंढो, कुछ कीवर्ड्स से आप पता लगा लोगे कि इसका क्या आंसर होना चाहिए। पॉज करिए वीडियो एंड प्लीज़ वो कीवर्ड्स ढूंढ के मैच करने की कोशिश करिए, क्या पता एक मैच करे सारे आंसर मिल जाए। आई होप आपने ढूंढ लिया होगा आंसर। कीवर्ड से मेरा मतलब है, जैसे यहाँ पे देखो, ऑब्जेक्ट एंड मैटर, व्यूज द वर्ड इन टर्म्स ऑफ ऑब्जेक्ट एंड मैटर, यानी कि जो आपके आसपास वर्ड है, दुनिया है, उसको सिर्फ किसके रूप में देख रहा है, ऑब्जेक्ट्स और मैटर, मतलब फिजिकल मटीरियलिस्टिक चीज़ों के रूप में देख रहा है। मटीरियल थिंकिंग है, कैसा, मटीरियलिस्टिक चीज़ों के रूप में देख रहा हूँ। मटीरियल के रूप में कौन देखता है, रियलिज्म, राइट। तो डी का सेकंड सिर्फ एक में दिया है, सो करेक्ट आंसर इज सेकंड। और कीवर्ड्स निकालिए, सबके कीवर्ड्स यहाँ पे दिए हैं। जैसे ये देखो, आइडियाज, माइंड को सब कुछ माइंड पे डिपेंड है, ये कौन कहता है, आपका आइडियलिज्म। मैच करिए, क्या हो गया, द वर्ड ऑफ माइंड एंड आइडियाज परमानेंट, यानी जो परमानेंट रेगुलर ऑर्डर है वो क्या है, सिर्फ माइंड है, तो ये आइडियलिज्म ही तो कहता है। इसके अलावा और ढूंढते हैं कीवर्ड्स, जैसे यहाँ पे देखो, द वैल्यू ऑफ एन आइडिया, मतलब कोई आइडिया कैसा है, उसकी वैल्यू क्या है, मतलब अच्छा है, बुरा है, वो किस पे डिपेंड करता है, लाइज इन इट्स कॉन्सिक्वेंसेस, उसका कॉन्सिक्वेंस क्या है, मतलब उससे होगा क्या, मतलब वो यूजफुल है या फिर वो यूजफुल नहीं है, ठीक है, यूजफुल है या यूजफुल नहीं है। तो ये आपका प्रैग्मैटिज्म ही तो कहता है। प्रैग्मैटिज्म कह रहा है बच्चे को हम क्या पढ़ाएंगे, वही पढ़ाएंगे जो बच्चे के जीवन के लिए यूजफुल होगा। और यहाँ पे भी वही कह रहा है कि कोई आइडिया कैसा है, अच्छा है, बुरा है, बच्चे को पढ़ाना चाहिए, नहीं पढ़ाना चाहिए, किस पे डिपेंड करेगा, उसके कॉन्सिक्वेंस पे, ठीक है। कॉन्सिक्वेंस मतलब वो, मतलब यूजफुल रहेगा फ्यूचर में या फिर यूजफुल नहीं रहेगा फ्यूचर में। आखिरी देखिए, एग्जिस्टेंशियलिज्म, फर्स्ट से मैच करिए। दिस डॉक्ट्रिन एम्फसाइजेस दैट देयर इज नो वैल्यू आउटसाइड द मैन। यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस किसको दी है, मैन को, एक सिंगल ह्यूमन बीइंग को। अब एग्जिस्टेंशियलिज्म है क्या, यहाँ पे देखिए, आपने पोस्ट मॉडर्निज्म मैंने आपको पढ़ाया है ना, पोस्ट मॉडर्निज्म में मैंने आपको बोला है कि वो ये कहता है कि एक सोसाइटी है, उसकी सेम चीज़ हम हर एक इंसान पे लागू नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि हर इंसान बहुत अलग है। उसमें मैंने पढ़ाया था ना, डाइवर्सिफाइड है, हम लोग बहुत अलग हैं, बहुत प्लूरल हैं। अगर मैं एक वर्ड विमेन बोल रही हूँ, ठीक है, तो अब एक कोई चीज़ बोल रही तो पूरे विमेन के लिए थोड़ी ना लागू हो जाएगी, क्योंकि अगर कोई दलित विमेन है, उसकी रियलिटी, उसके एक्सपीरियंस अलग होंगे। कोई विमेन हैंडीकैप्ड है ना, हैंडीकैप्ड है, उसकी रियलिटी बिल्कुल अलग हो जाएगी। मान लीजिए कोई रिच विमेन है, उसकी रियलिटी बिल्कुल अलग हो जाएगी। एक पुअर विमेन है,
उसकी रियलिटी बिल्कुल अलग हो जाएगी, सब एक दूसरे से बहुत अलग है। तो आप एक सोसाइटी के सांचे में सबको नहीं डाल सकते। एग्जिस्टेंशलिज्म भी इसी को फोकस कर रहा है, ठीक है, कि हर इंसान की अपनी पर्सनल चॉइस होनी चाहिए। अगर स्कूल से मैं रिलेट करूँ, एजुकेशन से एग्जिस्टेंशलिज्म को रिलेट करूँ, तो अगर आप एग्जिस्टेंशलिज्म पे बिलीफ रखते हो तो आप बच्चे के ना डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स को फोकस करोगे कि बच्चे को सुन के अच्छा लगता है पढ़ना, या वो देख कर ज़्यादा समझ पाता है, या वो लिख कर समझ पाता है, या करके समझ पाता है। तो आपने हर बच्चे को क्या पर्सनल चॉइस दी है, जैसा वो सीखना चाहेगा मैं वैसे ही सिखाऊंगा। अगर आप एग्जिस्टेंशलिज्म पे नहीं बिलीव करते तो आप भैया आते ओरल लेक्चर देके चले जाते, है ना। तो एग्जिस्टेंशलिज्म बोलता है इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस है, हम सब अलग अलग एग्जिस्टेंस है, तो हमारी चॉइसेस भी अलग अलग होंगी, हम सब फ्री होने चाहिए, ठीक है। सो आई होप ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। और आप PYQ से सिर्फ कंटेंट नहीं सीख के जाते हो कि आपको एग्जाम में क्या कंटेंट पढ़ना है, कैसे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, ये स्किल भी आप सीखते हो। जैसे यहाँ पे हमने कीवर्ड से आंसर निकाला, वैसे आप एलिमिनेशन मेथड लगाते हो, कभी कभी बस एक मैच कर लो तो आंसर निकल आता है। चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज का। अ सोशल प्रोसेस टेक्स प्लेस व्हेन देयर इज, आई होप आंसर पता होगा, एसिमिलेशन। यस, एसिमिलेशन का क्या मतलब होता है, जब एक ग्रुप या फिर कोई इंसान, ठीक है, दूसरे का कल्चर अडॉप्ट करने लगे और अपना भूलने लगे। जैसे मान लीजिए एक फैमिली है जो इंडिया की रहने वाली थी, जो कहाँ की रहने वाली थी, इंडिया की रहने वाली थी, और वो कहाँ चली गई, USA चली गई। अब जब वो USA चली जाएगी तो अपनी जो हिंदी लैंग्वेज बोलते थे भूल जाएंगे धीरे धीरे, अपने जो फेस्टिवल्स बनाते थे मान लीजिए वो धीरे धीरे भूल जाएंगे, रक्षाबंधन मना रहे हैं, होली मना रहे, भूल जाएंगे। यहाँ का जो खाना था, स्पाइसेस थी, फूड था, या क्लोथ्स थे, वो भूल जाएंगे, भूलने लगेंगे ना धीरे धीरे। और नई चीज़ें क्या, नया कल्चर अपना लेंगे, किसका, इंग्लिश बोलने लगेंगे। वहाँ के फेस्टिवल्स मान लिए हैलोवीन बनाने लगे, थैंक्स गिविंग बनाने लगे, ठीक है। वहाँ का खाना बर्गर, फ्रेंच फ्राइज, इनकी आदत हो गई एज ए डेली फूड, ठीक है। वहाँ की क्लोथिंग अपना ली। तो यही एसिमिलेशन है। कोई अगर सामाजिक प्रक्रिया हो रही है तो उसके लिए एसिमिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप नई चीज़ें सीखो। अब हो सकता है उसके लिए आप पुरानी चीज़ें भूल भी जाओ। तो यहाँ पे असिमिलेशन सही हो गया। और असिमिलेशन यहाँ पे सही होने के एक कारण और है, क्योंकि बाकी ऑप्शन बहुत ज़्यादा गलत हैं, ठीक है। अब सोशल प्रोसेस, सामाजिक प्रक्रिया ऐसे थोड़ी होगी कि क्योंकि लड़ाई हो तब होगी सामाजिक प्रक्रिया, कंपटीशन हो या इंटीग्रेशन हो, नहीं। मोस्ट अप्रोप्रिएट यहाँ पर आपका एसिमिलेशन शब्द है। इसलिए आई होप वीडियो अच्छा लगा है। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल और लाइक करिए अगर वीडियो अच्छा है। एंड मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है जब मैं आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ। शेयर करिए उनके साथ जिसको इसकी ज़रूरत है। अगर आपको इसकी PDF चाहिए या फिर पुरानी PDF चाहिए PYQs की, तो आप इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, शिक्षा विद स्नेहिल। एंड बेल आइकॉन भी क्लिक करिए ताकि आपको पता चल जाए कब वीडियो आया है। थैंक यू एवरीवन।